हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंकाल तंत्र। दोस्तों, होता क्या है ये कंकाल तंत्र? ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र शरीर का वो तंत्र है। कंकाल तंत्र में क्या क्या शामिल है पहले मैं बता देता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि मैं बात कर किसकी रहा हूं। ठीक है, कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र में हम पढ़ते हैं हड्डियां। हड्डियों को बोलते हैं बोन्स। बोन्स, हड्डियां, या कह सकते हैं अस्थियां। कंकाल तंत्र में हमारी सारी हड्डियां शामिल होती हैं। हमारी बॉडी की जो उपास्थियां हैं, अस्थियां, अस्थियों के पीछे क्या पढ़ रहे हैं? उप अस्थियां, उपास्थियां, कार्टिलेजेस, कार्टिलेज। ठीक है, और साथ में जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी हड्डियों की संधियां। यानी कि कंकाल तंत्र तीन चीजों से मिलकर बना है। हमारी बॉडी का पूरा कंकाल तंत्र, स्केलेटल जो सिस्टम है, वो तीन चीजों से मिलकर बना है। हमारे शरीर की सारी हड्डियां, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, देखिए हाथ पे जॉइंट पाया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, गर्दन का जॉइंट पाया जा रहा है जहाँ पे मूवमेंट हो रही है। घुटने में जॉइंट है, कमर में जॉइंट है। जॉइंट्स हम पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे जॉइंट्स हमारी हड्डियों के बीच में पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वहां पर सॉफ्ट संरचनाएं, हड्डियां तो कठोर होती हैं, हड्डियां तो बहुत हार्ड होती है, देखिए बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, आसानी से टूटती भी नहीं है। लेकिन हड्डियों का जो जॉइंट होता है वहां पर बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट सी संरचनाएं पाई जाती है। उन्हें उपास्थियां कहते हैं। अस्थियां कठोर होती हैं, उपास्थियां मुलायम होती है। अब उपास्थि का एग्जाम्पल हमारे नाक में। हमारे नाक में जैसे ये हड्डी है, देखो यहाँ पे हाथ लगाएंगे, ऊपर ही ऊपर ये हड्डी है। क्लियर? अब ये हड्डी के ये बीच में ये जो नेजल आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये बीच में जो पर्दा सा आप देख रहे हैं, क्या? उपास्थि है। इसी तरह कान, कान में देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, कर्ण पल्लव बोलते हैं इसको, पिन्ना। तो ये वाला जो पार्ट है किसका बना है? ये बना है उपास्थि का। आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट है, समझ गए? ये थोड़ा सॉफ्ट है, ये हड्डी की तरह कठोर नहीं है, बोन की तरह कठोर नहीं है। तो जब आप हड्डियों की स्ट्रक्चर पे गौर करेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये करती क्या है, भाई हड्डियां क्या कर रही हैं। ठीक है, तो आपको यहां से बेसिक सी एक समझ होगी, यहां से एक चीज आपको समझ में आएगी कि कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती देता है, कंकाल तंत्र बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, कंकाल तंत्र बॉडी को एक निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है, एक निश्चित आकार आकृति, आकार आकृति यानी एक फिक्स शेप प्रोवाइड करता है, पोस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र हमारी बॉडी का ढांचा बनाता है, पोस्चर बनाता है। कंकाल तंत्र जो है अंगों की सुरक्षा करता है। अंगों की क्या करता है? सुरक्षा, प्रोटेक्शन करता है। कैसे? समझना। देखो, हमारा ब्रेन, ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। छोटा सा भी डैमेज, छोटी सी भी चोट जो होती है वो पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ब्रेन की सुरक्षा के लिए, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए आपके ऊपर एक आवरण है जिसको कहते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? खोपड़ी, या कह सकते हो क्रेनियम। खोपड़ी तो ये पूरा कहलाता है। ब्रेन के ऊपर का जो आवरण देखिए, ये इसको बोलते हैं क्रेनियम, करोटी। 8 हड्डियों का बना होता है। इसी तरह हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, फेफड़े भाई सांस लेते हैं, हार्ट जो होता है वो धड़कता है 1 मिनट में 72-75 बार। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो मेंटेन करता है। कितने जरूरी ऑर्गन हैं। 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए भी अगर ये अपना काम करना बंद कर दें तो स्थिति जानलेवा, लेथल, घातक बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में हृदय को, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हड्डियों ने जिम्मेदारी ली। कैसे? सीने की अस्थि, ये स्टर्नम, क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम। पीछे कौन सी हड्डी है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी से पसलियां चलती हैं 12 जोड़ी। कितनी पसलियां हमारे अंदर? 12 जोड़ी। देखो, ये पीछे क्या है? ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, आगे स्टर्नम। पीछे से ऐसे पसलियां घूम के चलती हैं और ऐसे देखिए, है ना, पसलियां ऐसे घूम के चलते ही आगे आ जाती हैं। अब ये पिंजरा टाइप बन गया, एक पिंजरा। पसलियां पीछे से चली और आगे आ गई, बीच में खोखली जगह रह गई, और उस जगह में हमारा हार्ट सुरक्षित है, हमारे
लंग सुरक्षित है। यानी फेफड़ों को और हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पसलियों ने, रिब्स ने एक पिंजरा बना लिया जिसको रिब केज कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई है? डिस्कस और भी आगे करेंगे। तो मजबूती का काम करता है, निश्चित आकार आकृति प्रदान करता है ना, अंगों की सुरक्षा करता है, ढांचा बनाता है। ये सारे काम बच्चों किसके हैं? ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम हमारा कंकाल तंत्र, ये सारे काम हमारा है ना स्केलेटल सिस्टम जो है हमें करके दे रहा है। क्लियर हो गई बात यहां तक? बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं चीजें आपके दिमाग में बैठती जा रही होंगी, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, एज आई होप सो। क्लियर? चलिए अब कंकाल तंत्र की बात हम करते हैं आगे। दोस्तों कंकाल तंत्र जो होता है, हड्डियों की स्पेशली बात करें तो कंकाल तंत्र जो है ठोस संयोजी ऊतक है। कंकाल तंत्र जो है वो सॉलिड या सॉलिडिफाइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठोस संयोजी ऊतक हैं। यानी कंकाल तंत्र की जब आप बात करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? दीज आर सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज। कैसे कनेक्टिव टिश्यूज हैं? सॉलिड, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। ठोस संयोजी ऊतक का बना होता है हमारा कंकाल तंत्र। साथ ही साथ कंकाल तंत्र की जो उत्पत्ति है, ध्यान रखना, कंकाल तंत्र का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है। हमारी बॉडी में जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, एम्ब्रियोनल फेज में होते हैं, तो हमारी बॉडी में 3 रिप्रोडक्टिव लेयर्स बनती है, 3 जनन स्तर बनते हैं जिनको बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म अलग चीजों को बनाता है, ठीक है। जैसे एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म आपके स्किन का जो हिस्सा है वो बनाता है। एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म हमारे ब्रेन को बनाता है, ठीक है। मीजोडर्म की बात करेंगे, मीजोडर्म हमारा ब्लड बनाता है, मीजोडर्म हमारा हार्ट बनाता है, मीजोडर्म जो है हड्डियों को बनाता है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों को कुछ काम दिए गए हैं कि भाई आगे चल के आप इन इन ऑर्गन्स को बनाओगे ताकि आपस में लड़ाई नहीं हो, सबको पता हो कि मुझे किस ऑर्गन का, मुझे किस अंग का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। उसी हिसाब से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब जनन तंत्र पढ़ेंगे तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म को बहुत एलेबोरेट करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंकाल तंत्र बेसिकली पूरी बॉडी को जोड़ रहा है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ पूरा कंकाल देखिए कनेक्टेड है। देखो हेड, हेड से निकल गई रीढ़ की हड्डी, पीछे से जा रही है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ गई पसलियां, पसलियों से जुड़ गई सीने की अस्थि स्टर्नम, पसलियों से जुड़ गया हाथ, दोनों हाथ, ठीक है। फिर रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पोर्शन से जुड़ गए दोनों पैर, पूरी बॉडी कनेक्टेड है, ठीक है। निश्चित आकार आकृति प्रदान कर रहा है, ढांचा प्रदान कर रहा है, साथ ही साथ मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना। और लोगों को ठोकने पीटने में तो कंकाल मदद करता ही है, ठीक है, नहीं क्या? लोगों को ठोकने पीटने में तो मदद करता ही है। यहां मैं लिख रहा हूं ठोस संयोजी ऊतक, सॉलिडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ठोस संयोजी ऊतक। बिल्कुल बेसिक से बातें हम लोग कर रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच हम लोग लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चर्चा मैं कर रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, हमारा जो कंकाल है, हमारा जो कंकाल है स्केलेटन, वो 2 भागों में बटा है। क्लियर? स्केलेटन को 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो बाहर से दिखता है, और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, अंतः कंकाल, जो हड्डियों के, जो त्वचा के नीचे होता है। क्लियर? यानी कंकाल के 2 भाग हैं, बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है, इसकी बात हम करेंगे तो बाह्य कंकाल जो होता है ये त्वचा के बाहर दिखता है, स्किन के बाहर दिखता है। और अंतः कंकाल जो होता है ये स्किन के अंदर होता है, ये त्वचा के अंदर होता है, ठीक है। अंतः कंकाल किसका बना है? अंतः कंकाल अस्थि उपास्थियों का बना है, बोन्स और कार्टिलेजेस का बना है साहब। अस्थि कंकाल, सॉरी, अस्थि बोन्स हड्डियां और उपास्थियां कार्टिलेजेस। यानी कि जो अंतः कंकाल है उसमें कौन कौन शामिल हैं? उसमें अस्थियां शामिल हैं, उसमें उपास्थियां शामिल हैं। क्लियर? लेकिन जब आपसे पूछा जाता है, जब आपसे चर्चा करी जाती है कि साहब ये बाह्य कंकाल की क्या कहानी है, तो देखिए
बाह्य कंकाल को लेकर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मनुष्य में बाल, मनुष्य के अंदर नाखून, जानवरों में सींग, खुर, है ना, बाल जानवरों में भी होते हैं, सींग, खुर, पक्षियों के अंदर चोंच, मछली में शल्क, कीटों का कवच, कीटों का कवच। ये सब किसके हिस्से हैं? ये सब बाह्य कंकाल के हिस्से हैं। सब में क्या है? सब क्या है बताओ? बाह्य कंकाल, हेयर, नेल्स, है ना, हॉर्न, हूप्स, पीक, स्केल्स। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं यहां तक, ठीक है, तो ये सारा का सारा केराटिन का केराटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? केराटिन प्रोटीन। ध्यान रखना, चाहे हमारे बालों की बात करें, चाहे नाखूनों की बात करें, चाहे जानवरों में, है ना, चोंच की बात करें, जानवरों के अंदर, है ना, जो है पक्षियों में चोंच की बात करें, खुर की बात करें, सींग की बात करें, है ना, ये सब किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं भाई। किसके बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। कीटों का कवच ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर हो गई? सॉरी, कीटों का कवच काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन। क्लियर? ये किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। क्लियर? ये एक प्रकार की पॉलीसैकेराइड होती है, ये एक प्रकार की जटिल शर्करा होती है, काइटिन। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे बाह्य कंकाल हैं। तो बाह्य कंकाल में बात करें, बाह्य कंकाल में हमारे अंदर बाल आ जाते हैं, हमारे अंदर नाखून होते हैं, पक्षियों के अंदर बाल भी होते हैं, पक्षियों के अंदर सींग भी होते हैं, खुर भी होते हैं, सॉरी, पक्षियों के अंदर तो चोंच होती है, पंख होते हैं। ठीक है, पशुओं के अंदर बात करें, बाल होते हैं, पशुओं के अंदर सींग होते हैं, पशुओं के अंदर खुर होते हैं, मछली में शल्क होते हैं, कीटों का कवच होता है। ये सब किस में आते हैं बच्चों? बाह्य कंकाल में। अंतः कंकाल में आती हैं हड्डियां, बोन्स, और उपास्थियां, कार्टिलेजेस। क्लियर? तो कंकाल को हमने कितने भागों में बांट दिया बच्चों? दो भागों के अंदर कंकाल को हमने, है ना, जो है क्या कर दिया है? कंकाल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन आउटर, आउटर फ्रॉम स्किन, एंड एंडोस्केलेटन बीनीथ द स्किन, है ना, स्किन के नीचे होता है। ठीक है, क्लियर? अब हमारी बॉडी में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि साहब 206 हड्डियां होती हैं। क्लियर? अब 206 हड्डियां अंतः कंकाल को हम लोग डिटेल में लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं हिसाब आपको ऊपर ऊपर से एक बार दे रहा हूं, उसके बाद चीज़ों को आप बहुत जैसे मैनेज करना चाहें कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बोन्स। बोन्स या अंतः कंकाल, एंडोस्केलेटन। आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोस्केलेटन और बोन्स। दोस्तों, कंकाल को दो भागों में बांटा गया है। अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, जो बॉडी की मेन एक्सिस बनाता है, अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा जो पार्ट है उसे बोलते हैं उपांगीय, उपांग, हाथ और पैर को बोलते हैं उपांगीय या अनुबंधी कंकाल, अनुबंधी कंकाल। इट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अक्षीय कंकाल बॉडी की मुख्य अक्ष बनाता है, प्राइमरी एक्सिस। मुख्य अक्ष में देखो, खोपड़ी, पसलियां, रिब्स, सीने की अस्थि। अब हाथ जो है वो उपांग में, अपेंडेजेज में आते हैं। हाथ और पैर किस में आते हैं? उपांग में। क्लियर? तो हाथ, पैर, और हाथ पैर को जोड़ा जाता है बॉडी के एक्सियल स्केलेटन के साथ, उसको बोलते हैं मेखला। मतलब देखो, हाथ को यहां पे जॉइंट बनाएंगे ना, यहां पे, है ना, तो जो जो बोन्स काम में आती है उनको बोलते हैं मेखला। तो ध्यान रखना, हाथ को बोला जाता है अग्रपाद। पैर हमारे चार होते हैं, है ना, मनुष्य चार पैर वाला प्राणी है, चार पाद वाला प्राणी है, टेट्रापोडा। बस
चलने के लिए 2 की जरूरत है, ठीक है। तो ये अग्रपाद हैं, फोर लिम्ब, क्या बोलते हैं इनको, फोर लिम्ब, क्लियर। पश्चपाद कहलाते हैं हिंड लिम्ब, क्लियर। और उसके बाद होती हैं गर्डल्स, मेखलाएं, क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक है। अब जब हड्डियों की बात करेंगे तो ये याद रखना है, यहां पे 126, 200 में से 126 हड्डियां जो हैं वो किस में आती हैं, उपांगीय अनुबंधी कंकाल में आती हैं, है ना। 30-30 दोनों हाथ, 30-30 दोनों पैर, हो गए 120। और 6 हड्डियां जो हैं वो मेखलाओं पे लगती हैं, ठीक है। 6 बोन्स की जरूरत हमें कहां पे पड़ती है, गर्डल्स पे। जब हाथों को और पैरों को अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब अक्षीय कंकाल में आती हैं 80 हड्डियां, 80। इजीली याद होगा, अक्षीय 80 है, 80 है, अक्षीय, डन, याद कर पाएंगे। अब सुनना, अक्षीय कंकाल में कौन कौन आता है। अक्षीय कंकाल में आता है स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी में गाइस 29 बोन्स हैं, कितनी हड्डियां हैं, 29। उसके बाद सीने की अस्थि स्टर्नम, स्टर्नम को एनसीईआरटी ने लिखा उर का मतलब होता है हृदय, सीना, उर अस्थि, स्थिति लिख दिया है, उर अस्थि, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं चेस्ट बोन, चेस्ट बोन। और चेस्ट बोन का नाम क्या है बच्चों, स्टर्नम, स्टर्नम, क्लियर, ठीक है। उसके बाद रिब्स, पसलियां, पसलियां दोस्तों 12 जोड़ी, 12 जोड़ी, 12 पेयर, 24, टोटल कितनी हो गई, 24, 12 जोड़ी को 24, ठीक है। और उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को क्या कहते हैं, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड, या बोलते हैं मेरुदंड, मेरुदंड, या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये कोई एक हड्डी नहीं है, ध्यान रखना। कशेरुक दंड में ये बहुत काम की बात आपको बता दूं कि रीढ़ की हड्डी में एडल्ट में 26 बोन्स होती हैं, और जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसके अंदर कितनी होती हैं, 33 होती हैं, क्लियर, समझ गए। तो अब जब आप हिसाब लेंगे तो देखना जरा, 29 इधर खोपड़ी में, 29, क्लियर। स्टर्नम हो गई एक है, ठीक है, कितनी है भाई, एक। तो बताओ 29 और 1 30, 30 में 24 ऐड हो गई पसलियां, रिब्स, बोलो 54। और 54 में 26 एडल्ट में काउंट कर रहे हैं, बच्चे में तो हड्डियां 300 होती हैं, है ना। तो ध्यान रखना है कि जो बच्चा होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, 300 पड़ते हैं। और जो एडल्ट हम पढ़ते हैं, वयस्क हम पढ़ते हैं, उसके अंदर कितनी पढ़ते हैं, 206, है ना। तो बच्चे में हड्डियां ज़्यादा होती हैं, वयस्क में हड्डियां कम होती हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे में कुछ हड्डियां जो होती हैं वो आपस में जुड़कर, है ना, और वो आपस में जैसे 2-2, 3-3 हड्डियां आपस में जुड़कर और वो एक हड्डी बना लेती है, समझ गए बात को। तो इस तरह हड्डियों का नंबर जैसे समझना, है ना। रीढ़ की हड्डी में 33 थी बच्चे में, और वो 26 रह गई, तो 7 हड्डियों का लॉस तो यही हो गया, ऐसे करके, है ना। तो एडल्ट में काउंट करेंगे तो 26, 24 हो गए 50, 50 और 1 51, 51, 51 और 29 हो गए 80। 80 के बाद बात करेंगे दोनों हाथों में 30-30 60, दोनों पैरों में 30-30 60, 120 में 80 जोड़ दीजिए 200, और 200 के बाद 6 होती हैं मेखलाएं, 2 हड्डियां इधर, 2 हड्डियां इधर, हो गए 4, 1 हड्डी इधर, 1 हड्डी इधर। अरे हाथों को जोड़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन से, अक्षीय कंकाल से, पसलियों से हाथों को जोड़ रहे हैं, 2 हड्डियां लगेंगी। इस वाले हाथ को जोड़ रहे हैं, 2 हड्डियां लगेंगी, हो गए 4, है ना। नीचे नीचे रीढ़ की हड्डी के साथ कमर का जॉइंट बना रहे हैं, पैरों का जॉइंट बना रहे हैं, 1 हड्डी लगती है कहाँ पे, है ना, राइट साइड, 1 हड्डी लगती है लेफ्ट साइड, टोटल हो गए 6, मामला हो गया सेट, 206, क्लियर। अब हम एक एक को सलटाएंगे बच्चों, एक एक को, ठीक है, एक एक को सलटा दूंगा, चुन चुन के मारेंगे, है ना। चलो, अब मैं सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं खोपड़ी, स्कल, बिठा दूंगा बिल्कुल माइंड में, खोपड़ी, देखो भाई स्कल। अब खोपड़ी में सबसे पहले तो क्या आता है, खोपड़ी में सबसे पहले कपाल आता है, कपाल, करोटी, कपाल, इसको बोलते हैं क्रेनियम।
दोस्तों मस्तिष्क का आवरण है ये। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? क्रेनियम, सॉरी, कपाल में हड्डियां, क्रेनियम, कपाल में हड्डियां होती हैं 8। क्लियर? ये किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी के यहाँ लठ वठ मार देते, कह देते हैं तू चला जा नहीं तो तेरे कपाल को फोड़ दूंगा। भरतपुर में बोलते हैं, हमारे भरतपुर साइड, तू चला जा, तू मेरे को गुस्सा मत दिला नहीं तो कपार है फोड़ दूंगा। या को मतलब क्या है? इसका मतलब है कपाल को फोड़ दूंगा, सर पे मार दूंगा लठ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फेस बोन, फेस, चेहरा। कई बार ऐसे आता है मानव के आनन में, आनन, आनन हिंदी में फेस को बोलते हैं। अरे दशानन, किसने कितने चेहरे थे? 10, है ना। इसके अलावा चतुरानन, जिसके अंदर कितने चेहरे हो? 4 सिर वाला। ठीक है, 10 सिर वाला दशानन। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है। क्लियर? तो ये याद रखना है, फेस पे कितने? F फॉर फेस, F फॉर 14, च फॉर चेहरा, च फॉर 14। ठीक है, 8, 8 और 14 22। ठीक है, अब कई जगह ये 22 ही लिखी हुई है, ध्यान रखना। कई जगह सिर में 22 हड्डियां, है ना, सिर भी आ सकता है, हेड। कई जगह हेड में 22 बोन्स ही लिख रखी हैं, लेकिन अपने को कंठ, कंठ की अस्थि का नाम है हायोड। दोस्तों यू आकार की अस्थि है, यू शेप, है ना, और ये बॉडी की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि है, एकमात्र इंडिपेंडेंट बोन है। ये किसी से भी जुड़ती नहीं है, किसी दूसरी हड्डी से जुड़ती नहीं है। और ये किससे कनेक्ट होती है? इट इज कनेक्टेड विद टंग, है ना। ये किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड विद टंग, कनेक्टेड टू टंग। ये हमारी जीभ से कनेक्ट होती है, किसी दूसरी हड्डी से कांटेक्ट नहीं है। बाकी सारी की सारी बोन्स किसी न किसी के साथ कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये हायोड है, ये यू आकार की शेप है, कंठ में पाई जा रही है। और उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद विल टॉक अबाउट, उसके बाद हम बात करेंगे किसको लेकर? कर्ण अस्थियां, ईयर बोन्स, या इनको ईयर ओसिकल्स बोलते हैं, कर्ण अस्थियां। क्लियर? ईयर बोन्स, ईयर ओसिकल बोला जाता है। कर्ण अस्थियां कान के मध्य कर्ण वाले भाग में पाई जाती हैं, मिडिल ईयर वाले भाग में पाई जाती हैं, और ये होती हैं 3 + 3, टोटल होती हैं 6, दोनों कानों में 3 + 3। अब देखना, मिडिल ईयर की जब आप बात करते हैं तो जब आप बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण जाएंगे, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, 3 प्रकार के भाग होते हैं कान के, है ना। ईयर, कर्ण, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब मिडिल ईयर वाले भाग में बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो 3 अस्थियां हैं, ये मैलियस, इनकस, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज। दोस्तों ये मैलियस की जो आकृति है ये हथौड़े जैसी है, इसलिए इसका दूसरा नाम है हैमर बोन, हैमर बोन। इनकस जो मोची होता है, मोची जो जूतों का काम करता है, उसके पास एक जूतों को रखने के लिए एक मोटा धातु का, एक मेटल का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एनविल। तो ये याद रखना, मोची के एनविल, एनविल बोन बोलते हैं इसको। और स्टेपीज जो है इसको रकाब अस्थि बोलते हैं, रकाब, स्टिरप। अब ये रकाब क्या होता है सुनो। घोड़े पर जब हम बैठते हैं तो दोनों तरफ हमारे पैरों को फंसाने के लिए दोनों तरफ वो जो कुंदा टाइप में पाया जाता है ना, एक कुंदा होता है पट्टे के साथ बंधा हुआ, पट्टे के साथ बंधा हुआ कुंदा होता है जिसमें हमारे पैर फंसा के और घोड़े पे बैठते हैं, उसको बोलते हैं रकाब। और ये भी याद रखिएगा कि स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। क्लियर? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई? स्टेपीज है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना, हैमर अस्थि किसे कहते हैं भाई? हैमर अस्थि बोलते हैं, हैमर अस्थि बोला जाता है मैलियस को। इनकस को क्या बोलते हैं? इनकस को बोलते हैं एनविल बोन। और स्टेपीज को रकाब अस्थि, स्टिरप बोन, या शरीर की सबसे छोटी अस्थि के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। बात समझ में आ गई क्या?
सबसे छोटी अस्थि बॉडी की इसे हम कह रहे हैं। क्लियर? तो ये याद रखना, जब बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण की तरफ जाते हैं तो कर्ण अस्थियों का क्रम पूछा जाता है, मिस मेलियस इनकस स्टेपीज। जब अंतःकर्ण से बाह्य कर्ण की तरफ जाते हैं, उल्टा, जब अंतःकर्ण से बाह्य कर्ण की ओर जाते हैं, जब अंतःकर्ण से बाह्य कर्ण की ओर जाते हैं तो क्रम स्टेपीज इनकस मेलियस सिम हो जाता है, मिस की जगह सिम। ठीक है? तो हम जब बात कर रहे हैं, देखो कपाल में 8 हड्डियां, चेहरे पे 14 हड्डियां, कंठ में 1 हड्डी और दोनों कान में 3-3, 3-3 6, 6 1 7, 7 और 14 21, 21 और 8 29, खेल खत्म। समझ गए क्या? तो ये 29 बोन्स हैं। अब इनमें से हमें मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? जैसे मैं सबसे पहले आपके बीच ला रहा हूं क्रेनियल बोन्स, कपाल की अस्थि। क्लियर? ये कपाल आप हमारा देख पा रहे होंगे। ठीक है, यू कैन सी आर कपाल। ठीक है, आप अपना जो कपाल है उसको बहुत बढ़िया तरीके से, उम्दा तरीके से आप देख पा रहे होंगे। बोलो भाई, देख पा रहे हैं? ये अपने क्या बन गए भाई? दांत बन गए। जबाड़ा है ना अपना, जबाड़ा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा क्या है भाई? अब सुनना मेरी बात। जब हम करोटी की बात करेंगे तो समझेंगे चीजों को, देखना। जब हम करोटी की बात करेंगे तो हम क्या क्या समझेंगे कि सबसे पहले जो आगे आगे जो अस्थि होती है ललाट। ठीक है? क्लियर? देखो ये फ्रंटल, जो ललाट की अस्थि होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं भाई? फ्रंटल। फ्रंटल इसको बोलते हैं फोर हेड। फोर हेड की अस्थि का नाम क्या है? फ्रंटल। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। उसके बाद पीछे ही पीछे, बिल्कुल जस्ट पीछे जो हड्डी होती है उसका नाम है ओसीपीटल। ये बिल्कुल पीछे होती है। तो बिल्कुल आगे की बात करें तो फ्रंटल और पीछे होती है ओसीपीटल। आगे ही आगे फ्रंटल, पीछे ही पीछे ओसीपीटल। ठीक है? अब बगल में दोनों तरफ, ये बगल में ऊपर की तरफ लेटरल साइड में ये पैराइटल बोन है। क्लियर? कौन सी बोन है? पैराइटल बोन है बगल में। कितनी पाई जाती है? 2। और हमारा कान जिस कैविटी में होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल। बहुत आता है। हमारा कान जिस अस्थि की कैविटी में उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल बोन। तो देखना, देखो ऐसे समझो, देखो ऐसे समझना अपने को। क्या? ये रही फ्रंटल, ये रही ओसीपीटल, हो गई 2 पैराइटल ऊपर, देखो इधर ऊपर 2 पैराइटल और इसके जस्ट नीचे यहां जिसमें कान है वो टेम्पोरल। तो 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल, फ्रंटल, ओसीपीटल, हो गई कितनी हड्डियां? 6। अब 6 के बाद आपको है ना एक हड्डी, देखो ये वाली। ठीक है? ये देखेंगे यहां वाली, देखो यहां, ये वाली। तो ये वाली जो हड्डी है, देखो इसको मैं, ये देखो यहां पे मैं इसको मेंशन करता हूं, ये वाली हड्डी देखो, ये इसको बोलते हैं स्फिनोइड हड्डी। क्लियर? और साथ ही साथ हमारे नाक की जो ऊपर की हड्डी है, हमारे नाक की जो ऊपर वाली हड्डी है ये, ठीक है, इसको एथमोइड हड्डी बोलते हैं। तो एक एथमोइड और एक स्फिनोइड हड्डी। क्लियर? स्फिनोइड एथमोइड तो फिर भी नहीं पूछे जाते, आपको ध्यान रखा जाता है कि कपाल की सबसे अग्र अस्थि का नाम क्या? फ्रंटल। कपाल की पीछे की अस्थि का नाम क्या है? ओसीपीटल। कपाल की पार्श्व अस्थियों का, लेटरल बोन्स का नाम क्या? पैराइटल। और कान जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं टेम्पोरल। ठीक है? अरे टेम्पो की आवाज, टेम्पो की पोंपों कहां से सुनाई देती है? कानों से सुनाई देती है। उसके बाद स्फिनोइड और स्फिनोइड के बाद में एथमोइड। क्लियर हो गई बात? ये याद रखने वाली चीज है। हमारे कान किस अस्थि में होते हैं? टेम्पोरल बोन में। आगे की अस्थि फ्रंटल, पीछे की अस्थि ओसीपीटल। क्लियर? अच्छे से समझ गए? बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। मैं फेस बोन्स की बात कर रहा हूं। ये तो क्या है? ये है दोस्तों क्रेनियल बोन्स। ये किसकी बात चल रही थी? क्रेनियम। ये बात हमारी हो रही थी कपाल की अस्थि, कपाल करोटी की अस्थि की बात चल रही थी सबसे पहले, है ना भाई?
किसकी बात चल रही थी? कपाल की अस्थियों की बात चल रही थी। अब हम बात करेंगे किसकी? फेस बोन्स, फेशियल बोन्स, चेहरे की अस्थियां। चेहरे की अस्थियां हैं 14। अब 14 में देखो, नाक में एथमोइड अस्थि भी है, तो नाक में नेजल बोन भी आप पढ़ेंगे, एथमोइड के साथ साथ नेजल। लैक्राइमल दोस्तों, हमारी आंखें जिस अस्थि में होती हैं उसका नाम है लैक्राइमल। हमारी आंखें, ध्यान रखना, हमारी आईज जिस अस्थि की कैविटी में होती हैं उसे क्या बोलते हैं? लैक्राइमल बोन कहते हैं, लैक्राइमल। और चीक बोन, चीक बोन यानी कि गाल की जो अस्थि होती है, गाल, गाल की अस्थि बोला जाता है जाइगोमेटिक। गाल की अस्थि किसे बोला जाता है? जाइगोमेटिक बोला जाता है भाई, गाल की अस्थि। नाक के अंदर एथमोइड आपने पढ़ी, नेजल बोन्स आपने पढ़ी, उसके बाद नीचे आप पढ़ेंगे इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये भी आप 2 पढ़ेंगे, क्लियर। तालू की अस्थि, तालू, जो तालू हमारी होती है पैलेट, क्लियर, तालू, तालू की अस्थि 2 आपके पाई जाएंगी जिनको बोला जाता है पैलेटाइन बोन। तालू की अस्थि क्या कहलाती है? पैलेटाइन। तो काम रखने वाली बात आपको ये ध्यान रखनी है, नाक के अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं। नाक में अंदर एथमोइड क्रेनियम, कपाली अस्थियों में आ जाती है। उसके बाद नेजल बोन्स फेसियल में, इंफीरियर नेजल कॉन्का ये 2 पाई जाती है, और वोमर, वोमर अस्थियां भी पाई जाती हैं जो 2 पाई जाती हैं। तो देखा जाए तो नाक के अंदर मैं बात करूंगा अभी वापस से, क्लियर, ठीक है। इसके बाद जबड़े की अस्थियों की बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत अस्थियां, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स की जब बात करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करते हैं तो जबड़ा। अब ध्यान रखना, ऊपर का जो जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा, उसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं मैक्सिला। और जो निचला जबड़ा है, निचला, निचले जबड़े में केवल 1 हड्डी है जिसका नाम है मैंडिबल। तो ये ध्यान रखना है, ऊपरी जबड़े में 2 हड्डी और मैंडिबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। और निचला जबड़ा गति भी नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। सॉरी, निचला जबड़ा गति करता है, ऊपर का जबड़ा फिक्स रहता है। ऊपर का जबड़ा अपनी जगह फिक्स है, आप ट्राई कर लेना, अपना ऊपर का जबड़ा फिक्स है, निचला जबड़ा क्या कर रहा होता है? गति कर रहा होता है, ठीक है। तो फेशियल बोन्स में याद रखने वाली चीज में आप सबसे पहले गाल की अस्थि जाइगोमेटिक, ठीक है, ये वाली यहां देखेंगे, देखो गाल की अस्थि जाइगोमेटिक। उसके बाद बात करेंगे आंखें जिस अस्थि में होती है उसे बोलते हैं लैक्राइमल। एक वर्ड है क्राई, 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 रोना, ठीक है, रोता कहां से? आंखों से, ठीक है। उसके बाद तालू की अस्थि पैलेटाइन, तालू की अस्थि को क्या बोलते हैं? पैलेटाइन। जबड़े की 2 अस्थियां हैं, सॉरी, जबड़े की टोटल 3 अस्थियां हैं, ऊपरी जबड़े में 2 मैक्सिला और निचले जबड़े में 1 मैंडिबल। मैक्सिला हमारी बॉडी में 2 होती हैं, मैंडिबल हमारी बॉडी में 1 होती है, क्लियर हो गई बात। अब नाक की बात जब कर रहे हो तो नाक में मैं आगे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि भैया नाक के अंदर नोज, तो नोज के अंदर देखो, ध्यान देना, नोज के अंदर एक तो आ गई थी एथमोइड अस्थि, एथमोइड। एथमोइड कहां पे थी? ये कपाल की अस्थि है। 2 बोन आ गई नेजल बोन, नेजल बोन। 2 आ गई इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। और 2 आ गई वोमर। तो ये नाक के अंदर ये जो हड्डियां आप पढ़ रहे हैं, ये वाली, ये हड्डियां किसकी हैं? ये हड्डियां फेशियल की हैं, ये हड्डियां चेहरे की अस्थियों की है। तो भैया नाक के अंदर बात करेंगे तो हड्डियों का पिटारा है पूरा का पूरा, 6 से 7 हड्डियां इन्वॉल्व हैं जब आप नाक की बात करते हैं, क्लियर। जिनमें से एथमोइड बोन, एथमोइड ये कपाल की है, और बाकी की जो सारी अस्थियां हैं वो फेशियल यानी चेहरे की बोन्स में शामिल हैं। आई होप सो चीजें समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से, क्लियर, विद द डायग्राम, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर डिटेल, ठीक है। और अभी जब टॉपिक को फिनिश करेंगे तो और भी चीजें देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा पसलियों के बारे में दोस्तों, रिब्स के बारे में। रिब्स, पसलियां, सीने की अस्थि, स्टर्नम के बारे में तो बात हो गई दोस्तों। पसलियां क्या करती हैं? पसलियां रिबकेज बनाती हैं। पसलियां जो होती हैं ये पसली पंजर बनाती हैं। पसली पंजर क्या होता है? पसली पंजर स्टर्नम, स्टर्नम साथ में रिब्स, पसलियां, और साथ में
रीढ़ की हड्डी वर्टिबल कॉलम से मिलकर बना होता है। क्लियर? बात करेंगे, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ होती है, स्टर्नम आगे की तरफ होता है, और जो रिब्स हैं वो क्या करती हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हैं। पीछे किससे जुड़ती हैं, रीढ़ की हड्डी से, और आगे की तरफ किससे जुड़ती हैं, आगे की तरफ जुड़ जाती हैं, किससे भाई, आगे की तरफ जुड़ जाती हैं क्लियर? आगे की तरफ किससे जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से। और इस पसली पंजर में हमारा हार्ट, हमारे लंग्स क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। पसली पंजर में हमारा हृदय और हमारे फेफड़े क्या रहते हैं, सुरक्षित। क्लियर हो गई बात? अब समझना, रीढ़ की हड्डी हम बना रहे हैं पीछे, ये हमने बना दी स्टर्नम। क्लियर? क्या बना दी, स्टर्नम। अब रीढ़ की हड्डी से क्या होता है साहब, पीछे से चल के आती हैं पसलियां। शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसलियां हैं, इनको सत्य, ट्रू या वास्तविक पसलियां कहते हैं। सत्य, शुरुआत की 7 जोड़ी पसलियां दोनों साइड की। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से और आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट करती हैं। लेकिन जो 8वीं, 9वीं और जो 10वीं जोड़ी है, वो पीछे से आके किससे जुड़ जाती हैं, 7वीं से जुड़ जाती हैं। यानी 8th, 9th और जो 10th पेयर है, ये आगे की तरफ स्टर्नम से नहीं जुड़ती, आगे की तरफ किससे जुड़ती हैं, 7th रिब से जुड़ जाती हैं। यानी कि ये पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से ही चल रही हैं, लेकिन आगे की तरफ जो होती हैं ये किससे जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से जुड़ जाती हैं। सॉरी, स्टर्नम से जुड़ने के बजाय ये किससे जुड़ जाती हैं, 7वीं जोड़ी जो पहले से पसली आई हुई है उसके साथ। इसलिए इनको आभासी, असत्य या कूट पसलियां, आभासी, असत्य, कूट का मतलब होता है नकली, आभासी, असत्य, कूट या फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स इन्हें कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई, फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी हैं वो आगे की तरफ फ्री रहती हैं। 11th 12th जो पेयर है, 11वीं 12वीं जोड़ी, ये आगे की तरफ क्या रहती हैं, आगे की तरफ फ्री रहती हैं। फ्री, आगे की तरफ कैसी रहती हैं भाई, फ्री रहती हैं। इसलिए इन्हें मुक्त या प्लावी पसलियां, मुक्त, प्लावी, स्वतंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लॉट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो पसलियों में जो 12 जोड़ी आप पढ़ रहे हैं, उन 12 जोड़ी में से शुरुआत की जो 7 जोड़ी हैं वो वास्तविक पसलियां हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से और आगे की तरफ स्टर्नम से कनेक्ट करती हैं। लेकिन 8वीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी जो आपके पसलियां हैं, 8th, 9th, 10th, पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से आ रही हैं, है ना, लेकिन वो आगे की तरफ जो है ना, पीछे की तरफ तो मैं लो साहब रीढ़ की हड्डी इधर मैंने बना दी, पीछे की तरफ तो रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन आगे की तरफ वो सीधा स्टर्नम से ना कनेक्ट होकर वो 7वीं वाली जो पसली आई हुई है पहले, उससे कनेक्ट कर जाती हैं। क्लियर? इस वजह से इनको आभासी, असत्य या कूट पसलियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पसली तो है बट पूरी तरह से अपना काम नहीं कर रही हैं। और 11वीं 12वीं जो पसली है वो तो फ्री में तैरती रहती है पेट के अंदर, इसलिए उनको मुक्त या प्लावी पसलियां कहते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम भी दिखा दूंगा, टेंशन वाली बात मत करिए। तो पसलियां कितने जोड़ी है भाई, पसलियां हैं 12, 12 पेयर पसलियां। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो डायग्राम भी मैं समझा देता हूं, देखो। क्लियर? जब आप हड्डियों को पढ़ते हैं, ठीक, तो यहां पे आप क्या पढ़ते हैं भाई, ये वाला पार्ट स्टर्नम का पार्ट पढ़ते हैं आप, ठीक है। क्लियर? चलिए, ये पूरा जो आप पढ़ रहे हैं ये वाला पार्ट किसका है बताओ, स्टर्नम, यहां से यहां तक। कौन सी बोन है, स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है। अब ये पसलियों को जब आप देखेंगे तो ये पीछे से चल के आ रही है, आप देखना, पसलियों को जब आप देखेंगे
तो ये पीछे से चल के एकदम ऐसे पीछे से चल के आ रही हैं। क्लियर। तो शुरुआत की जो 7 जोड़ी हैं, 7 पेयर ऑफ स्टार्टिंग, वो तो वास्तविक पसलियां हैं। ठीक है। उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं जो यहाँ इससे कनेक्ट हो गई, देखो है ना, 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो किससे कनेक्ट हो जाती है? क्लियर। ये यहाँ पे कनेक्ट होती हुई आपको दिख रही है, देखो 8वीं 9वीं 10वीं ये यहाँ कनेक्ट होती हुई दिख रही है 7वीं के साथ। 8वीं 9वीं 10वीं जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रही है? 7वीं के साथ कनेक्ट हो रही है, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है? इसलिए उनको बोला जाता है आभासी पसलियां। ठीक है। और उसके बाद 11वीं 12वीं वो तो फ्री है। ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम से आप कनेक्ट कर लेंगे, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर। तो पसलियों तक की कहानी मैं आपको बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ समझा चुका हूं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे हम बात करने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी, हम बात करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। आपको अच्छे से पता है कि रीढ़ की हड्डी कहां से निकलती है? मस्तिष्क के आधार से निकलती है। रीढ़ की हड्डी ब्रेन का जो बेस होता है वहां से निकलती है और कमर तक जाती है। ठीक है। तो चलिए यहीं से बात को प्रारंभ करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बोलने जा रहे हैं कि सर रीढ़ की हड्डी जो है ना, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये याद रखना, स्वयं कोई अस्थि नहीं है, ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी कोई अस्थि नहीं है, कोई बोन नहीं है, यह 26 छोटी छोटी अस्थियों का समूह है। यानी 26 छोटी छोटी बोन्स मिलकर और क्या बनाती हैं? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। क्लियर। चलो, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में पीछे की ओर गर्दन से लेकर कमर तक पाई जाती है। बहुत बेसिक बात। रीढ़ की हड्डी का कार्य, वेरी गुड, रीढ़ की हड्डी का कार्य शरीर को क्या करना है? रीढ़ की हड्डी का कार्य शरीर को एक स्टैंडिंग पोस्चर, शरीर को एक खड़ी अवस्था प्रदान करना तथा झुकने मुड़ने में मदद करना है। झुकने में मुड़ने में क्या देना है? हेल्प करना है रीढ़ की हड्डी का कार्य। उसके बाद बात करें, रीढ़ की हड्डी कहाँ से निकलती है? मस्तिष्क के आधारीय भाग में। ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, फोरामेन छिद्र या महारंध्र। मस्तिष्क के आधार भाग में एक छिद्र होता है जिसको फोरामेन मैग्नम क्या बोलते हैं? महारंध्र। बहुत बड़ा छिद्र टाइप में होता है, यहां से रीढ़ की हड्डी क्या होती है? निकलती है। और रीढ़ की हड्डी के लिए हमने बात की है, बताओ यहां कौन सी बोन होती है? ओसिपिटल बोन। तो ओसिपिटल बोन के पास से निकलती है। ओसिपिटल जो हमारे कपाल की जो पीछे की अस्थि होती है जिसे बोलते हैं ओसिपिटल, वहां से रीढ़ की हड्डी निकलती है फोरामेन छिद्र की मदद से। रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं और उन 26 बोन्स को कशेरू का क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। कशेरू का, के शुरू का लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कर दीजिएगा कशेरू का, वर्टिब्रीज कहते हैं। यानी कि रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम की प्रत्येक अस्थि क्या कहलाती है? वर्टिब्रल कॉलम की प्रत्येक अस्थि को कशेरू का कहते हैं। बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा आपको। ठीक है। इसके बाद रीढ़ की हड्डी में बच्चे के अंदर तो 26, बच्चे के अंदर 33 और एडल्ट में 26 हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में। भाई बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं, एडल्ट में जाके 206 हो जाती हैं। कैसे हुई? कि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, 2-2 3-3 हड्डियां आपस में जुड़ जुड़कर और वो एक एक हड्डी का निर्माण कर लेती है, तो कुछ बोन्स की संख्या कम हो जाती है। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में बच्चे में 33 थी और वो 26 रह गई। आगे मैं हिसाब भी दूंगा कि ये 26 कैसे रही हैं। ठीक है। पहली जो कशेरुका है रीढ़ की हड्डी की, सबसे पहली ऊपर ही ऊपर की जो, अब रीढ़ की हड्डी की जब मैं बात करता हूं तो आप ऐसे मान के चलिए, ये एक डायग्राम, हम ये हमारा ब्रेन हो गया, यहाँ पे एक छिद्र हो गया फोरामेन मैग्नम, और फोरामेन मैग्नम से हमने ये रीढ़ की हड्डी साहब निकाल दी। अब रीढ़ की हड्डी में क्या होता है? ऐसे कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रीज हैं। ठीक है। वर्टिब्रीज ऐसे, ऐसे वर्टिब्रीज हैं। तो जो पहली कशेरुका है जिससे रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है, उस पहली कशेरुका का नाम एटलस है और सेकंड कशेरुका का नाम एक्सिस है। रीढ़ की हड्डी की पहली बोन का नाम एटलस, सेकंड बोन का नाम एक्सिस। अब सुनना, ये जो एटलस होती है यही जुड़ी होती है किसके साथ? ब्रेन के साथ। यानी कि कपाल भाग, कपाल का मतलब क्रेनियम, कपाल में 8 हड्डियां हैं, कपाल भाग रीढ़ की हड्डी के साथ 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल, ये एक स्ट्रक्चर है जिन्हें बोलते हैं ओसिपिटल, कपाल की लास्ट हड्डी है,
तो ओसिपिटल कॉन्डाइल आप ऐसे कह सकते हो, दो संरचनाएं हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं ओसिपिटल भाग से निकली हुई, और उन दोनों स्ट्रक्चर से रीढ़ की हड्डी क्या होती है, कनेक्ट होती है। वो भी कौन सी कशेरुका, एटलस। तो याद रखना है कपाल भाग की रीढ़ की हड्डी के साथ दो ओसिपिटल कॉन्डाइल की सहायता से, ठीक है, कपाल भाग रीढ़ की हड्डी के साथ दो ओसिपिटल कॉन्डाइल की सहायता से जुड़ा रहता है। जो रीढ़ की हड्डी की पहली वर्टिब्री किसके साथ जुड़ता है, एटलस के साथ जुड़ा होता है। रीढ़ एक इंपॉर्टेंट कार्य और है रीढ़ की हड्डी का, ये रीढ़ की हड्डी जो अंदर, जो रीढ़ की हड्डी का जो आधार खोखला है, इस खोखले आधार में से क्या निकलती है, हमारी मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। दोस्तों मेरू रज्जु किसका भाग है, मेरू रज्जु नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है। तो याद रखना पूरी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल है स्पाइनल कॉर्ड का, मेरू रज्जु का। तो मेरू रज्जु किसके अंदर से गुजरती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है और सुरक्षित भी रहती है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉलम या मेरुदंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो मेरू रज्जु है, वो भी रीढ़ की हड्डी से ही गुजरती है। तो बेसिकली बात करें रीढ़ की हड्डी, है ना, गर्दन में ओसिपिटल जो हड्डी है उसके पास से दो ओसिपिटल कॉन्डाइल नामक संरचनाओं की सहायता से रीढ़ की हड्डी जो है निकलती है। पहली जो कशेरुका है उसका नाम एटलस है, सेकंड कशेरुका का नाम एक्सिस है। एटलस जो होती है वो कपाल के साथ जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी शरीर को एक स्टैंडिंग पोस्चर प्रदान करती है, शरीर को झुकने मुड़ने में मदद करती है, साथ ही साथ मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर से गुजारती है और प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है। रीढ़ की हड्डी में बच्चे में 33 और अडल्ट में 26 जो वर्टिब्रीज हैं वो पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी की प्रत्येक जो हड्डी है उसको कशेरुका कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्रिस्टल क्लियर। अब देखना दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की जब आप बात करेंगे तो सीखने की बात देखना दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का ये जो है साइड व्यू है और ये जो है पीछे की तरफ से बैक व्यू है। ये साइड व्यू है, साइड से, ठीक है। यहां देखिएगा एक भाग ये रहा खोखला जिससे अंदर से रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, और दूसरे कंटिकाओं के समान, दूसरे उभारों के समान, एकदम हुक्स के समान क्या है, हड्डियां हैं। अब सुनना, रीढ़ की हड्डी की जब आप बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले आती हैं सात सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब होता है ये सात। सबसे पहले आती हैं सात ग्रीवा कशेरुकाएं। ग्रीवा, सर्वाइकल गर्दन में, तो ग्रीवा गर्दन, ग्रीवा कशेरुका। तो याद रखना है रीढ़ की हड्डी में गर्दन में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, 7। इनको C1 से C7 बोलते हैं। C1 सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों वक्ष भाग, थोरेसिक। और वक्ष भाग में वक्ष कशेरुकाएं कितनी हैं, वक्ष कशेरुकाएं कितनी हैं, 12। तो बताओ, वक्ष कशेरुकाएं हैं 12, क्लियर। थोरेसिक T1 से T12, क्लियर। तो मतलब वक्षीय कशेरुकाओं से पहले ग्रीवा कशेरुकाएं आएंगी 7, तो 7 हो गई सर्वाइकल वर्टिब्रीज, ग्रीवा कशेरुकाएं। T1 से T12 तक हो गई आपके थोरेसिक वर्टिब्रीज, हो गए 19 के बाद कमर में, कमर में है लंबर। लंबर को बोलते हैं कटी कशेरुका या कमर कशेरुका। ये ध्यान रखना, इनकी लेंथ ज्यादा होती है, यानी कि इनकी कटी कशेरुकाओं की लंबाई क्या होती है, ज्यादा, क्लियर। अब जरा गौर करना, 12 और 5 17, 17 और 7 कितनी हो गई, 24 हो गई। गर्दन में 7, बोलो कैसे लिखेंगे, गर्दन में 7 क्या लिखते हैं, सर्वाइकल 1 से सर्वाइकल 7, सर्वाइकल वर्टिब्रीज, सर्वाइकल। उसके बाद वक्ष भाग 12, T1 से T12, क्या बोलते हैं इनको, थोरेसिक, वक्ष कशेरुका। कमर कटी कशेरुका 5, है ना। L1 लंबर 1 टू लंबर 5, लंबर बोलते हैं इनको, लंबर। अब हो गई कितनी भाई, 5 और 12 17 और 7 24। अब 24 के बाद देखना, ये दोस्तों सैक्रम या त्रिक कशेरुका, सैक्रम या त्रिक कशेरुका बोलते हैं, है ना, त्रिक सैक्रम। अब ये ध्यान रखना है कि ये बच्चे में 5 होती है, बच्चे में 5 होती थी, और वयस्क में कितनी है, ये वयस्क में 1 है। तो बताओ 12 और 5 17 और 7 24 और 1 25, तो कह सकते हो 25वीं कशेरुका, है ना भाई। पहली का नाम एटलस एक्सिस हो गया। एटलस और एक्सिस दोनों किस में आती हैं, सर्वाइकल में आती हैं। एटलस और एक्सिस दोनों किस में आएंगी,
ग्रीवा कशेरुकाओं में आएंगी। उसके बाद 25वीं कशेरुका का नाम है सैक्रम या त्रिक कशेरुका, जो बच्चे में 5 होती हैं और वयस्क में 1 होती हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। उसके बाद बात करें कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका, कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका, ये ध्यान रखना है बच्चे में 4 होती हैं, डायग्राम में 3 दे रखा है, बच्चे में 4 होती हैं और वयस्क में 1 होती है, ठीक है। और इनको कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका बोलते हैं। अब इस बात को, ये 26वीं है, तो पहली का नाम एटलस, दूसरी का नाम एक्सिस, 25वीं का नाम सैक्रल और 26वीं का नाम कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका। अब ये काम की बात, आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि गौर करना इस बात पे, जब बच्चे में गिनोगे, जब सेम बात किस में गिनोगे, बच्चे में, ध्यान रखना मैं गिनवाता हूं आपको अभी। जब इस बात को बच्चे में कैलकुलेट करने जाते हैं, देखना, जब बच्चे में कैलकुलेट करोगे हड्डियों को, रीढ़ की हड्डी के अंदर जब बच्चे में कैलकुलेट करोगे तो 7 और 12 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 है ना। और जब एडल्ट में चले जाते हो तो 5 4 9, 9 की जगह वयस्क में रह गई 2। बताओ कितने का अंतर आ गया, 7 का। तो 33 में से 7 को आप घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 26। तो रीढ़ की हड्डी में जो 26 कशेरुकाएं हैं, जब आप उनका हिसाब लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि भाई गर्दन में 7 हैं, उसके बाद वक्ष में 12 है, कमर में 5 हैं, और उसके बाद 25वीं 26वीं जो बच्चे में 5 और 4 हुआ करती है, वो हमारे अंदर कितनी रह गई बताओ, वो हमारे अंदर 1 रह गई है। आई होप अच्छे से आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। पहली वर्टिब्री का नाम एटलस है और लास्ट वर्टिब्री का नाम, सॉरी, पहली का नाम एटलस, लास्ट का नाम कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका, दूसरी का नाम एक्सिस और 25वीं का नाम सैक्रम या त्रिक कशेरुका है। कितना भी लेवल पर जाकर एग्जामिनर पूछ ले, हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को फोकस करते हुए चीजों को, है ना, कैचअप किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों ये देखिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है ना। बंदर में पुच्छ कशेरुका जो होती है, कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका से ही बंदर की पूंछ बना करती है, कॉर्डल या पुच्छ कशेरुका। कॉकिक्स भी बोलते हैं इसको, कॉकिक्स। क्लियर, चलिएगा। तो ये हमारा सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। गर्दन ग्रीवा कशेरुका, फर्स्ट एटलस, सेकंड एक्सिस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हाथ और पैर, ठीक है दोस्तों। हाथ और पैर, अग्रपाद पश्चपाद, देखना बता देता हूं मैं आपको। चाहे आप बात अग्रपाद की करें, हाथ की करें, अग्रपाद की बात करें, अग्रपाद को हाथ कहते हैं, फोर लिम्ब कहते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका था, अग्रपाद हमारे 2 होते हैं, दोनों में 30 + 30 हड्डियां होती हैं। और जो पैर होता है, जिसको आप पश्चपाद कह रहे हैं, पश्चपाद जिसको पैर कहते हैं या फीट कहते हैं, क्लियर, उसके अंतर्गत कितनी हड्डियां होती हैं, इसको हिंड लिम्ब बोलते हैं, हिंड लिम्ब पश्चपाद। और इसमें भी कितनी कितनी हड्डियां होती हैं, 30। क्लियर। अब जब आप हाथ में जाएंगे, देखो हाथ में जाइए, ठीक, मैं पहले फॉर्मली फिट डायग्राम, ये इसको बोलते हैं आर्म बोन, भुजा अस्थि, ह्यूमरस। ये अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि, हाथ की सबसे लंबी बोन है ह्यूमरस, कंधे से लेकर कोहनी तक होती है, कंधे से कंधा कोहनी के बीच में ह्यूमरस। अब आ गई कोहनी, कोहनी पे कोई हड्डी नहीं है, जॉइंट है, जॉइंट को आगे पढ़ेंगे। कोहनी से लेकर कलाई तक, देखो यहां से यहां तक। अब देखो यहां से चलते आओ चलते आओ चलते आओ, यहां बीच में जब दबाओगे तो आपको फील होगा 2 हड्डियां हैं। तो यहां 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, है ना। तो सबसे पहले ह्यूमरस, भुजास्थि, कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। अब कलाई की बात करते हैं, कलाई, ठीक है, ये वाली कलाई में दोस्तों एक कंगन की तरह बना हुआ है कलाई, है ना, क्लियर। तो कलाई में कितनी हड्डियां हैं, 8, उनको बोलते हैं कार्पल्स। कलाई की हड्डियां क्या कहलाती हैं, कार्पल्स। कितनी हड्डियां हैं, 8। कलाई के बाद हम चलते हैं हाथ का पंजा। पंजे में देखो 1 2 3 4, 5 उंगलियों से कनेक्ट करती हुई 5, है ना, हड्डियां जो पंजे में पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, ठीक है, क्लियर। हथेली की अस्थियां, और उसके बाद उंगलास्थियां। उंगलास्थियों में देखोगे अपनी उंगलियों में जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
अंगूठे में हम 3 गिनते हैं, ध्यान रखना, अंगूठे में 2 उंगलियां होती हैं, इनको बोलते हैं फेलेंजेस। तो फेलेंजेस है 14। 14 कैसे हैं? प्रत्येक उंगली में 3 है तो 4 उंगलियां हैं। अरे प्रत्येक उंगली में 3 है तो 4 × 3 हो गई 12, और अंगूठे में हो गए 2, हो गए 14। तो आप कैसे याद करेंगे भाई? ह्यूमरस, भुजास्थि, रेडियस अल्ना, है ना, कलाई से लेकर कोहनी तक। कलाई में कार्पल्स 8, हथेली में मेटाकार्पल्स 5 और अंगुलास्थियां 14, है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 और 2 अंगूठे में, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हिसाब रखना है। जब पैर की बात करेंगे तो पैर में सबसे पहले आएगा दोस्तों फीमर, ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर। फीमर एक हो गई, क्लियर। अब घुटने पे आते हैं। हाथ में कोहनी पे कोई हड्डी नहीं है, लेकिन पैर में घुटने पे अस्थि है जिसका नाम है नी बोन, नी कैप, पटेला। तो पैर के अंदर हड्डियां टोटल 30 हैं, हाथ और पैर दोनों में 30-30 हैं, लेकिन कोहनी पर एक हड्डी बढ़ गई है हिसाब में, तो कहीं ना कहीं एक हड्डी कम हो जाएगी पैर के अंदर। कहां होगी देखते हैं। तो सबसे पहले समझना, जैसे हाथ में ह्यूमरस है ऐसे पैर में फीमर है। कोहनी पे कोई हड्डी नहीं है, घुटने पे हड्डी है जिसका नाम है पटेला, ठीक है। कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। इसी तरह पैर में घुटने से लेकर एडी तक, अरे समझो, जैसे हाथ में भुजा है, ह्यूमरस है, वैसे फीमर है। जैसे कोहनी है वैसे घुटने हैं, ठीक है। जैसे कोहनी से लेकर कलाई तक का भाग है, वैसे घुटने से लेकर एडी तक का भाग है। जैसे कलाई की अस्थियां हैं वैसे हम एडी की अस्थियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हाथ का पंजा वैसे पैर का पंजा, जैसे हाथ की उंगलियां वैसे पैर की उंगलियां, समझ गए? इस तरह कनेक्ट करेंगे। तो फीमर ह्यूमरस इक्वल इक्वल। घुटने पे पटेला, कोहनी पे कोई हड्डी नहीं। कोहनी से लेकर कलाई तक रेडियस और अल्ना। तो घुटने से लेकर और एडी तक, पैर का जो घुटना है नी, उससे लेकर एडी तक 2 हड्डियां, टीबिया फिबुला। कौन सी हड्डियां हैं? टीबिया और फिबुला, क्लियर। अब सुनना, हाथ की कलाई में हमने पढ़ी है 8 हड्डियां, पैर में कलाई की जगह होती है एडी और वहां होती है 7 हड्डियां। तो कलाई की अस्थियों को कार्पल्स बोलते हैं और पैर में जो एडी की अस्थि हैं उन्हें टार्सल्स बोलते हैं। टार्सल्स 7 होती हैं जबकि कार्पल्स 8 होती हैं। अब यहां एक हड्डी कम हो गई जबकि घुटने में एक हड्डी बढ़ी थी, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। हाथ के पंजे में 5, पैर के पंजे में भी 5। हाथ के पंजे वालियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं, पैर के पंजे वालियों को मेटाटार्सल्स कहते हैं। हाथ में 14 अंगुलास्थियां, पैर में भी 14 अंगुलास्थियां। फेलेंजेस, पैर में भी 14, हाथ में भी 14। तो मैं अगेन कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब सुनो, जब बात करते हैं पैर, तो पैर में भी 30 हड्डियां हैं, कमर से घुटने तक, है ना। जांग की अस्थि, थाई बोन, फीमर, अरु अस्थि बोलते हैं, अरु। एक तो होता है अरु, अरु की जगह अरु अस्थि या उरु अस्थि। एक होती है उर अस्थि, उर अस्थि स्टर्नम को बोलते हैं। उरु अस्थि या अरु अस्थि किसको बोलते हैं? फीमर। घुटने की अस्थि पटेला, घुटने की अस्थि का नाम क्या है भाई? पटेला अस्थि है। उसके बाद हाथ में रेडियस अल्ना की जगह पैर में टीबिया फिबुला। हाथ में कलाई में कार्पल्स, एडी में टार्सल्स, हो गई 7। हाथ में मेटाकार्पल्स, पैर के अंदर मेटाटार्सल्स। हाथ में अंगुलास्थियां 14 और पैर में भी अंगुलास्थियां 14। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी बेहतर अप्रोच के साथ। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिएगा, तो मैं थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा कर देता हूं जिससे आप बेटर तरीके से इसको समझ पाएं। क्लियर? हाथ और पैर में कंपैरिजन समझ में आ गया। हाथ में जैसे ह्यूमरस होती है, पैर में फीमर होती है। एडी पे कोई हड्डी नहीं होती, घुटने पे पटेला होती है ना। हाथ में जहां रेडियस अल्ना होती है, पैर में उस तरह टीबिया फिबुला होती है, ठीक है। हाथ में कलाई में कार्पल्स, पैर में एडी में टार्सल्स। अंतर इतना है, कार्पल्स 8 और टार्सल्स 7, ठीक है। मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स हाथ और पैर के पंजे में है, 5-5 हड्डियां हैं और अंगुलास्थियां फेलेंजेस 14-14 हैं। विद डायग्राम कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द डायग्राम। देखो भाई, इसके अंदर जो मेखला की हड्डी को भी मेंशन किया हुआ है। हमारे जो मेखला है, ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला किसकी हड्डी है? मेखला की हड्डी है जो हाथ को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो सॉरी, ह्यूमरस, ये आ गई सबसे पहले नंबर पर, ह्यूमरस आर्म बोन। उसके बाद ये आपके क्या आ गई? कोहनी, एल्बो, कोहनी, कोहनी को लिखते हैं एल्बो। कोहनी से लेकर जब आप कलाई तक जाएंगे, कलाई, ठीक है, रिस्ट, कलाई तक जाएंगे तो कलाई तक रेडियस अल्ना 2 हड्डियां आ गई। उसके बाद कलाई में
कार्पल्स 8, पंजे में मेटाकार्पल्स 5 और फेलेंजेस 14। जब पैर में बात करेंगे तो पैर में देखो जैसे स्कैपुला मेखला की अस्थि है गर्डल की, इसी तरह पैर के अंदर इलियम इस्चियम प्यूबिस, ये किसकी हड्डी है? ये आपके है ना मेखला की, गर्डल मेखला मतलब हाथों को जब जोड़ेंगे अक्षीय कंकाल में तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो स्कैपुला इलियम इस्चियम प्यूबिस हम वहां पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले फीमर नंबर 1, उसके बाद नी, घुटने पे नी कैप क्या बोलते हैं? पटेला, घुटने से लेकर एडी, एंकल या एडी तक बात करें तो टिबिया फिबुला। यहाँ टार्सल्स हैं 7, मेटाटार्सल्स हैं 5 और फेलेंजेस हैं 14। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस ऑल क्लियर। तो आई होप अच्छे से आप कंपैरिजन कर पाएंगे डिफरेंस कहाँ है हाथ और पैर की हड्डी में। क्लियर हुई बात यहाँ तक? बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आप चीज़ों को कैच करेंगे। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं मेखलाएं। दोस्तों मेखलाओं का काम है अग्रपाद पश्चपाद को, हाथ पैर को, फोर लिम्ब हिंड लिम्ब को अक्षीय कंकाल के साथ कनेक्ट करना। चलिए मेखलाओं पर टोटल कितनी हड्डियों की जरूरत पड़ती है? 6 हड्डियां। 6 हड्डियों में बात करेंगे। अंश मेखला, अंश यानी होता है कंधा, पेक्टोरल गर्डल, और श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल। दोस्तों अंश कंधा हाथ को, अग्रपाद को अक्षीय कंकाल से जोड़ता है। अब समझना, राइट साइड भी जोड़ेगा, लेफ्ट साइड भी जोड़ेगा। यहां भी 2 हड्डियों की जरूरत पड़ेगी, यहां भी 2 हड्डियों की। तो अंश मेखला पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितनी बोन्स लगती हैं? 4। तो लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, ठीक है। इनमें से एक हड्डी का नाम है स्कैपुला। स्कैपुला 3 कोने वाली अस्थि है, बहुत बड़ी अस्थि है स्कैपुला, 3 कोने वाली अस्थि है ना, शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसको। और दूसरी है क्लेविकल। क्लेविकल दोस्तों कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, हंसली या जत्रुक कहते हैं क्लेविकल। क्लेविकल दोस्तों यहां होती है, यहां आप फील कर रहे होंगे ये, ठीक है। और ये क्लेविकल जो होती है ये आपके कॉलर बोन कहलाती है, कॉलर इसी के ऊपर रखी रहती है। ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं? कि जिनमें चेस्ट डेवलप्ड होती है उनमें शर्ट टी शर्ट जो उनका बेस आता है वो कॉलर के ऊपर आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जो एकदम टिटिंगे होते हैं, जो एकदम पतले एकदम मरे हुए लकड़ी होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है टी शर्ट शर्ट जो होती है वो नीचे लटकती रहती है और उनमें कॉलर बोन जो है वो दिखती रहती है हड्डी, तो लोग बोलते हैं कुछ खाली आकर हड्डियां दिख रही हैं ऐसा, ठीक है। तो याद रखना है एक स्कैपुला एक क्लेविकल राइट साइड, एक स्कैपुला एक क्लेविकल लेफ्ट साइड। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड 3 कोने वाली त्रिभुज के जैसी अस्थि है, ऐसे त्रिभुज के जैसी अस्थि है ना, मजबूत अस्थि है, ठीक है। और क्लेविकल इसी में फंसी हुई होती है, हाथ इसी के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। क्लेविकल को हंसली भी कहते हैं, बचपन में बच्चों में डिसलोकेट हो जाती है ये, ठीक है। इसी तरह जब श्रोणी मेखला, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल किससे किसका जॉइंट है? पैर का कमर के साथ जॉइंट है। तो श्रोणी मेखला में दोनों तरफ एक एक अस्थि लगती है। आप ऐसे कह सकते हैं हाथ को ऊपर के अक्षीय भाई ये अक्षीय कंकाल का एक्सियल स्केलेटन का अपर पार्ट है और ये एक्सियल स्केलेटन का लोअर पार्ट है। तो हाथ को अग्रपादों को एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल के ऊपरी भाग से जोड़ने का काम अंश मेखला का है, पेक्टोरल गर्डल का है। और पैरों को यानी पश्चपाद को लोअर एक्सियल स्केलेटन के साथ निचले अक्षीय कंकाल के साथ जोड़ने का कार्य श्रोणी मेखला का है। अंश मेखला में 2 2 4, अब बच गई टोटल 2 हड्डियां, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो श्रोणी मेखला में जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं कॉक्सल बोन, और कॉक्सल बोन को हिप बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूले की अस्थि बोलते हैं, इसको हिप बोन कहा जाता है। हिप बोन, कूले की अस्थि, ये छोटी छोटी 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है जिनका नाम है इलियम इस्चियम प्यूबिस, है ना। इनको तीनों को मिलाकर कॉक्सल बोन या हिप बोन कहते हैं, इलियम इस्चियम प्यूबिस, ठीक है। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि भाई स्कैपुला, क्लेविकल, ये किसकी हड्डियां हैं? ये पेक्टोरल गर्डल की हड्डियां हैं, अंश मेखला कंधे के अंदर, ठीक है। और श्रोणी मेखला की अस्थियां कॉक्सल बोन हिप बोन कहलाती हैं। 2 होती हैं, राइट साइड अलग लेफ्ट साइड अलग, लेकिन दोनों बनी किससे होती हैं? 3 छोटी छोटी बोन से, जिनका नाम है इलियम इस्चियम प्यूबिस। अब समझना, मानव शरीर में स्कैपुला व क्लेविकल प्रत्येक हाथ की पेक्टोरल गर्डल में पाई जाती हैं। प्रत्येक श्रोणी मेखला में एक एक कॉक्सल बोन या कूले की अस्थि होती है। याद रखना स्कैपुला दूसरी और 7वीं रिब्स के बीच, स्कैपुला दूसरी और 7वीं पसली के बीच, इतना गैप है देखो, दूसरी पसली और 7वीं पसली, इनके बीच पाई जाती है स्कैपुला त्रिकोण के रूप में, ठीक है। तो स्कैपुला जो बोन है, देखो हाथ को कनेक्ट करना है ना, हाथ को कनेक्ट करना है तो इस तरह पाई जाती है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, ऐसे त्रिकोण के रूप में, जिसमें हाथ अच्छे से फिट हो जाता है आके। तो स्कैपुला बोन जो है
वो पाई जाती है कहाँ पर, डायग्राम में भी आप देख पाएंगे, ठीक है, डायग्राम के अंदर भी आप देख पाएंगे, क्लियर। स्कैपुला, देखो यहां पे देखो आप अच्छे से, पिछला पार्ट दिख नहीं रहा है, देखो स्कैपुला को आप यहां देख पाएंगे, देखो ये वाला पार्ट रहा स्कैपुला का, यहां तक आके जुड़ती है स्कैपुला, बैकग्राउंड में ऐसे, क्लियर। इसमें हाथ फिट होता है और इसी के साथ जुड़ी होती है ये रही क्लेविकल, क्लियर। ये वाला पार्ट किसका है, ये क्लेविकल है, ठीक है, और ये हाथ की हड्डी है ह्यूमरस जो इसमें आके फिट हो गई। तो स्कैपुला 3 कोने वाली अस्थि दिख रही है आपको, क्लियर। स्कैपुला क्लेविकल, ठीक है, दोनों तरफ होती है, एक स्कैपुला एक क्लेविकल, ठीक है। तो स्कैपुला दूसरी और 7वीं पसली के बीच होती है। स्कैपुला में एक नुकीला उभार निकलता है, इस उभार को एक्रोमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमीन। और इस एक्रोमीन में ध्यान रखना है, इस एक्रोमीन में क्लेविकल आके जुड़ती है। आपसे पूछ जाए स्कैपुला और क्लेविकल किस संरचना के द्वारा जुड़ती है, तो आप बोलेंगे एक्रोमीन, ठीक है। क्लेविकल अस्थि में 2 कर्व, देखो क्लेविकल दिखा देता हूं आपको, 2 कर्व दिख रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे होती है। जब आप देखेंगे अपने हाथ में यहां पे क्लेविकल बोन को पकड़ेंगे तो आपको फील होगा, देखो ये वाली, ठीक है, 2 कर्व होते हैं ऐसे, ठीक है। तो क्लेविकल अस्थि में 2 वक्र होते हैं, ठीक है। श्रोणी मेखला की अस्थि एक गुहा बनाती है, एसिटाबुलम। श्रोणी मेखला की अस्थि एसिटाबुलम नाम की गुहा बनाती है, जिसमें पैर की अस्थि फीमर आके जुड़ जाती है। श्रोणी मेखला की अस्थियां एक कैविटी, एक खांच बनाती है, उस खांच में आके कौन ऐड हो जाती है, फीमर, ठीक है। चलिए, अस्थियां एक प्रकार की सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। और अस्थियों की उत्पत्ति भ्रूण के कौन से भाग से होती है, मीजोडर्म से। अस्थियों की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म भाग से होती है। क्लियर हुई बात, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम 206 हड्डियों का हिसाब जो है बच्चों प्रॉपरली ले चुके हैं, 206 हड्डियों का पूरा हिसाब हम लोग ले चुके हैं बढ़िया अप्रोच के साथ। क्लियर हो गई बात, भ्रूण के मीजोडर्म से हड्डियां बनती हैं। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ 206 बोन्स। डायग्राम में आपको प्रॉपर चीजें दिख रही होंगी विद एनालिसिस, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं, शानदार तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और डायग्राम्स की हेल्प से आपको इस टॉपिक को पढ़ने में बेहद मजा आया होगा, ये मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ गाइस, ठीक है। चलिएगा, अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे की चीज़ों को डिस्कशन में लाएंगे। दोस्तों, अब हमें जॉइंट्स पढ़ने हैं, बॉडी के जॉइंट्स, ठीक है। चलना, बॉडी के जॉइंट्स जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, ठीक, तो मानव शरीर में जो जॉइंट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मोबाइल जॉइंट्स, इमोबाइल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स जिन पर मूवमेंट होती है कम या ज़्यादा, उन्हें बोलते हैं मोबाइल जॉइंट। और ऐसे जॉइंट्स जिस पर मूवमेंट ही नहीं होती, ऐसे हड्डियों के बीच होते हैं जॉइंट। अब समझना, जैसे समझो गर्दन का जॉइंट है, मूवमेंट है, बोलो है, ठीक है। कंधे का जॉइंट है, 360 डिग्री मूवमेंट है, ठीक है। हाथ का जॉइंट है, कोहनी का, देखो इधर तो है मूवमेंट, नीचे नहीं है, वन साइडेड मूवमेंट है। घुटने में भी वन साइडेड मूवमेंट है, एक ही तरफ घूमता है, ठीक है। कलाई वाला देखो मूवमेंट है, उंगलियों के बीच में देखो मूवमेंट है, देखो यहां मूवमेंट है, क्लियर। तो ये मूवमेंट वाली हैं, तो जहां जहां पे मूवमेंट है उनको बोलेंगे। लेकिन दोस्तों कपाल में 8 हड्डियां हैं, 8 हड्डियां क्या एक दूसरे के रेफरेंस में मूवमेंट कर सकती हैं? क्या 8 हड्डियां एक दूसरे के मूवमेंट में, एक दूसरे के रेफरेंस में क्या 8 हड्डियां गति कर सकती हैं क्या? जल्दी से बताइएगा, क्लियर हो गई बात। 8 हड्डियां क्या, 8 बोन्स, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन साउंड, ठीक है, लेट मी चेक। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, हम बात कर रहे हैं जो है किसको लेकर, कि भाई हमारे जो बोन्स के बारे में बात हमारी चल रही है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग ऐसे जॉइंट्स जिन पर मूवमेंट पॉसिबल है। बोलेंगे चल संधियां, चल मोबाइल, मोबाइल को हिंदी में चल ही कहते हैं, आपको चलायमान बनाता है, घर में बैठे आपको पूरे वर्ड से जोड़ता है। तो मोबाइल जॉइंट, इमोबाइल जॉइंट। मोबाइल जॉइंट बहुत सारी मूवमेंट मैंने आपको बता दी। अचल संधि कपाल की संधियों के बीच, ये ध्यान रखना है, अचल संधि जो होती है वो रेशेदार संधि होती है, वो फाइब्रस जॉइंट होता है। रेशेदार संधि, रेशेदार। अचल संधियां जो होती हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, रेशेदार संधियां होती हैं, इनके बीच गति पॉसिबल नहीं है। क्रेनियल बोन्स, कपाल की 8 हड्डियों के बीच में देयर इज नो मूवमेंट, इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। क्लियर? अचल संधियां। अब चल संधियां दो प्रकार की होती हैं, कंप्लीट, इनके बीच में पर्याप्त गति होगी, अच्छी गति होगी, और इनकम्प्लीट जिनके बीच में गति होगी बट कम होगी, कम गति। क्लियर? अब इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट में जैसे रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रीज, रीढ़ की हड्डी की 26 कशेरुकाएं हैं, उनके बीच मूवमेंट तो है, देखो झुक गए हम, ऐसे हो गए, मूवमेंट तो है बट अ लिटिल मूवमेंट है, बहुत कम मूवमेंट है। इसके अलावा जो श्रोणी मेखला की अस्थियां हैं, ठीक है, जो इलियम इस्चियम प्यूबिस हैं, उनके बीच में भी मूवमेंट तो है ना, ऐसे आगे पीछे बिल्कुल थोड़ा बहुत मूवमेंट है, कमर के साथ हाथ को आगे पीछे ऐसे करते हैं, पैर को, मूवमेंट तो है बट अ लिटिल मूवमेंट है, ज्यादा नहीं है। तो ध्यान रखना है, यहां पे जॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं उपास्थि जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं ये, उपास्थि संधि, इनको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस। तो याद रखना है, मैं जॉइंट के मूवमेंट के आधार पर भी और जॉइंट की स्ट्रक्चर के आधार पर दोनों तरह डिस्कस कर रहा हूं। देखा जाए तो जॉइंट कितने प्रकार के हो गए, रेशेदार संधि अचल होती हैं, इन पर गति नहीं होती, कपाल या क्रेनियम की हड्डियों के बीच। उपास्थि जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जिनमें कार्टिलेज की सहायता से हल्का फुल्का जॉइंट बनता है उपास्थि की सहायता से, और इन जॉइंट्स पर गति बहुत कम होती है, जैसे वर्टिब्रीज के बीच, रीढ़ की हड्डी की कशेरुकाओं के बीच, साथ ही साथ इलियम इस्चियम प्यूबिस जो हिप बोन या श्रोणी मेखला की अस्थियां हैं उनके बीच। अब बात करते हैं पूर्ण संधियां। दोस्तों, पूर्ण संधियों पर अच्छी खासी मूवमेंट पाई जाती है। पूर्ण संधियों की जब हम बात करेंगे तो पूर्ण संधियां जो होती हैं, इनका जो जॉइंट होता है उसे साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोवियल जॉइंट। इनमें साइनोवियल नाम का एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड, और ये तरल इन्हें अच्छी खासी मूवमेंट देता है। इस तरल में कभी कभी CO2 और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, और उन बुलबुलों के फूटने के कारण ही चटकने की आवाज आती है। हम हाथ चटकाते हैं ना, देखो इसकी आती है, CO2 और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले साइनोवियल फ्लूइड में बन जाते हैं, तो जब हम हड्डियों को चटकाते हैं तो बुलबुले फूटने की आवाज आती है। कुछ समय तक वो बबल वापस नहीं बन पाता, इस वजह से एक ही बोन को सेम जगह से बार बार नहीं चटका सकते, थोड़ा गैप लेना पड़ता है। थोड़े गैप के बाद वापस से बबल बनता है, तब वापस से आप वो बबल्स को फोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का बुक्स में कई जगह मेंशन है। क्लियर? तो पूर्ण संधियों में आती हैं कंप्लीट जॉइंट, जिनमें हम आगे डिस्कस करेंगे कंधे का जॉइंट, घुटने का जॉइंट, कमर का जॉइंट, है ना, कोहनी का जॉइंट, कलाइयों का जॉइंट, एडी का जॉइंट, हाथ और पैर की उंगलियों के बीच के जॉइंट, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? मानव शरीर के जॉइंट्स। चलिएगा, संधियां, रेशेदार संधियां, उपास्थि संधियां और साइनोवियल संधियां, है ना। रेशेदार संधियों पर गति नहीं होती, उपास्थि संधियों पर गति बहुत कम होती है, और जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं उन पर गति काफी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आई होप समझ गए। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। देखो, सबसे पहले पूर्ण संधियां, कंप्लीट जॉइंट्स के एग्जाम्पल। पूर्ण संधियों की बात कर रहे हैं, कंप्लीट जॉइंट अच्छी खासी मूवमेंट होगी, देखना। अब कंप्लीट जॉइंट में सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में बोलते हैं कंदुक खल्ली का संधि, है ना। एक हड्डी का सिरा बॉल के जैसा और दूसरी हड्डी का सिरा सॉकेट के जैसा, बॉल में सॉकेट फंस जाती है और मूवमेंट होती है। ध्यान रखना, कंधे का जॉइंट और कमर का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होते हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट है कंधे का जॉइंट, कमर का जॉइंट, सबसे ज्यादा मूवमेंट 360 डिग्री मूवमेंट, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो आप देखो स्कैपुला जो होती है वो क्या बनाती है, एक सॉकेट टाइप में बनाती है, और ह्यूमरस उसमें बॉल की तरह फंस जाती है, और फिर प्रॉपर मूवमेंट होती है ना। क्लियर? बॉल एंड सॉकेट। तो याद रखना, कंधे का और कमर का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होता है। उसके बाद बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जिसमें एक तल में गति होती है। हिंज कोहनी पे,
एक तल में गति, और घुटने पे नीचे होती है, ऐसे ऊपर नहीं होती। घुटने में ऊपर मूवमेंट नहीं होती, कोहनी में नीचे नहीं होती, ठीक है। अरे कोहनी देखो जरा, यूं तो हो जाती है, क्या ऐसा नीचे कर सकते हो? नहीं। इसी तरह घुटना जो होता है वो पीछे हो जाता है, क्या घुटने को ऊपर ऊपर 90 डिग्री पे ला सकते हो? नहीं। देखो यहां ये 90 डिग्री पे आ गया, क्या नीचे जा सकता है ऐसे? नहीं। इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट और एल्बो, ये जो आपके होते हैं ये हिंज जॉइंट होते हैं। एक होता है खूंटी, पाइवट, इसको धुराग्र संधि बोलते हैं। खूंटी, खूंटी की तरह जो बोन है उनके बीच में जॉइंट होता है। ये जॉइंट हमारे गर्दन की संधि में रीढ़ की हड्डी खूंटी की तरह खड़ी होती है और हमारा मस्तिष्क चारों तरफ घूमता है, इसको यस नो जॉइंट बोलते हैं। और ये कहां होता है? ये एटलस और ओसीपीटल के बीच होता है। एटलस और ओसीपीटल के बीच। ओसीपीटल कपाल की अस्थि है, एटलस और ओसीपीटल कॉन्डाइल के बीच। एटलस रीढ़ की हड्डी की पहली वर्टिब्री है, वहां पर कौन सी संधि होती है? पाइवट जॉइंट, खूंटी संधि, धुराग्र संधि, ठीक है। ग्लाइडिंग या फिसलन संधि, जिसमें हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं, विसर्पी संधि, फिसलती हैं। देखो कलाई की हड्डी, यहां फील करेंगे आप, हड्डियां फिसल रही हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो कलाई और एडी, देखो कंधा कमर के साथ कनेक्ट है, मिलता जुलता है। कोहनी घुटने के साथ मिलती जुलती है, ये सब मिलता जुलता मामला हाथ और पैर का। इसी तरह कलाइयां किसके साथ मिलेंगी? कलाइयां मिलेंगी आपके, है ना, एडी के साथ। तो याद रखना है, ग्लाइड शब्द का अर्थ फिसलना होता है। एक संधि दूसरी संधि, एक इस संधि में एक बोन दूसरी बोन पर फिसलती है, कलाई की संधि और एडी की संधि। उसके बाद है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट दोस्तों अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल, अंगूठे में कार्पल है ये, और अंगूठे में जो अंगूठे से कनेक्ट होने वाली मेटाकार्पल कार्पल के बीच जो बोन होती है, अंगूठे से कनेक्ट होती है मेटाकार्पल कार्पल के बीच जो संधि है, तो कह सकते हैं जो जो उंगलियों के बीच और जो पंजे में जो संधि होती है उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट संधि को गोलाकार संधि कहते हैं। ग्लाइडिंग संधि को प्लेन जॉइंट बोला जाता है, समतल संधि। तो ध्यान रखना, बॉल एंड सॉकेट गोलाकार में है, ठीक है, तो बोलते हैं स्फेरिकल जॉइंट। और जो ग्लाइडिंग संधि है, फिसलन संधि, वो एकदम प्लेन में बनती है, एक तल में बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? प्लेन जॉइंट, ठीक है। और आपको बता दिया यस और नो जॉइंट मैं बता ही चुका हूं। एक बात ध्यान रखना है, अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अरे हिंदी में बोलते हैं कांडरा स्नायु, दो वर्ड आते हैं, एक आता है कांडरा, एक आता है स्नायु। हिंदी को छोड़िए, आप इंग्लिश पकड़ो। बोन टू बोन कनेक्शन कौन करता है? लिगामेंट। और बोन टू मसल, अस्थि को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू मसल टेंडन, ये ध्यान रखना है। बोन टू बोन लिगामेंट, अस्थि से अस्थि लिगामेंट, अस्थि से मांसपेशी टेंडन। क्लियर हो गई बात? ये याद रखना। तो मैं आपको बता चुका हूं, कंधे का जॉइंट, कमर का जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट। कोहनी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट कौन सा होता है? हिंज। पाइवट जॉइंट, खूंटी संधि, धुराग्र संधि, यस और नो, गर्दन में। क्लियर? उसके बाद कलाई की और एडी की संधि कौन सी होती है? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। फिसलन संधि, विसर्पी संधि। उसके बाद अंगुलास्थियों के बीच, या कह सकते हो, है ना, कार्पल मेटाकार्पल्स के बीच जो बोन पाई जाती है, जो जॉइंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं सैडल जॉइंट। 1 to 1 ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लंबी अस्थियों के, देखो लंबी हड्डियों के किनारों पर जो गद्देदार संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें उपास्थियां कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। अस्थियां किसकी बनी होती हैं भाई? अस्थियां कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हो। क्लियर? ठीक है। अस्थियों में व्हाइट फॉस्फोरस पाया जाता है, हड्डियों में व्हाइट फॉस्फोरस पाया जाता है। शमशान घाट में पड़ी हुई हड्डियां जो पूर्णिमा के आसपास की जो चांदनी रात होती है उसमें चमकती हैं, ठीक है। तो लोग उसको अपशकुन मानते हैं। शमशान की आग, शमशान जल उठे, शमशान भड़क उठे, तानव जाग गया, सरकटे का आतंक, ओ स्त्री का लाना, है, ऐसे जोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, वो याद रखिएगा, हड्डियों में व्हाइट फॉस्फोरस होता है, चांदनी रात होती है, तो फॉस्फोरस के अंदर नेचर होती है कि वो क्या होता है, वो लाइट के अगेंस्ट लाइट, है ना, वो स्फुरदीप्तिकारी होता है, वो फ्लोरिसेंट होता है, प्रकाश के विपरीत प्रकाश पैदा करता है, ठीक है। तो इस वजह से वो चमकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आ रखा है, उंगलियां चटकाने पर जो आवाज आती है वो CO2 या N2 गैस के बबल के कारण आती है। अस्थियों के विकास के लिए विटामिन डी और पैराथो हार्मोन, पैराथो हार्मोन कहां से निकलता है? पैराथो हार्मोन निकलता है पैराथायराइड से। तो अस्थियों के निर्माण में, अस्थियों के डेवलपमेंट में पैराथो हार्मोन का रोल होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है ना, ड्राइनेस डिजीज, सूखा रोग बोलते हैं, जबकि वयस्कों में ओस्टियोमेल्शिया नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमारा डिस्कशन जो है
चल रहा है, किसको लेकर, है ना, हड्डियों को लेकर। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिएगा, डन, ठीक है। बोन्स के बारे में हमारा मैक्सिमम जो एनालिसिस है, हड्डियां किसकी बनी है, ठीक है, क्लियर। याद रखना हड्डियों की टूट फूट की जांच, ठीक, हड्डियों की टूट फूट की जांच, ये ध्यान रखना है। हड्डियों की टूट फूट की जो जांच करते हैं, टूट फूट की जांच एक्सरे से करते हैं, ठीक है। और हड्डियों की जो मिनरल्स की जांच है, हड्डियों की मजबूती की जांच, मिनरल्स की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है बीएमडी टेस्ट। बीएमडी टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। क्लियर हो गई बात? ये भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जॉइंट्स के बारे में, अचल संधियां रेशेदार होती हैं, पहले ही बता चुका हूं। अपूर्ण या जो सीमित गति वाली संधियां हैं वो कार्टिलेजिनियस होती है, उपास्थल संधियां होती हैं। और पूर्ण संधियां साइनोवियल संधियां होती हैं, है ना। साइनोवियल संधियां होती हैं जिन पर क्या पाया जाता है, जिन पर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिन पर साइनोवियल द्रव पाया जाता है, जिन पर क्या पाया जाता है, साइनोवियल तरल पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसमें काफी अच्छी गति पाई जाती है, काफी शानदार मूवमेंट वहां पर होती है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। मांसपेशियों को भी मैं साथ में, क्योंकि मांसपेशियों से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत लिटिल बिट आते हैं, तो क्यों ना हम साथ ही पढ़ डाले, क्या दिक्कत है। देखो मसल्स, हड्डियां और मसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक। दोनों ही की बात करें तो दोनों ही टिश्यूज में आते हैं, दोनों ही ऊतकों में आते हैं। जो अस्थियां हैं वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज में आती है, ठोस संयोजी ऊतक में आती है, और मसल्स अपने आप में एक टिश्यू है, ठीक है। तो मसल्स का काम गति करवाना है, हड्डियां गति करती हैं और मसल्स उन्हें गति करवाती हैं। मसल्स में फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है, तो मसल्स फैलकर सिकुड़कर हड्डियों को मजबूर करती हैं कि वे गति करें। तो यहां देखेंगे मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचन की क्षमता पाई जाती है, ये गति मूवमेंट एंड लोकोमोशन में शामिल है। एडल्ट में लगभग 40 से 50% हिस्सा, एनसीईआरटी फैक्ट सारे इंक्लूड कर लिए हैं मैंने, 40 से 50% हिस्सा मसल्स का बना है। ह्यूमन बॉडी में लगभग 639 है, लेकिन 600 से 700 हम कहते हैं। अच्छी खासी संख्या में मसल्स पीठ में पाई जाती हैं, लगभग 180 अराउंड। चेहरे पर 14 मसल्स पाई जाती हैं, मुस्कुराते समय 12 कार्य करती हैं। ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ठीक है। चेहरे पर 14 से 20 की संख्या में मसल्स को कहा गया है, लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ है। मांसपेशियों का अध्ययन, मसल्स का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी, है ना। हड्डियों के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी कह चुके थे, क्लियर। मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करूंगा अभी, अस्थि उपास्थि के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, लास्ट में, क्लियर। तो ये भी याद रखना, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी, वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम आगे। मांसपेशियों की जो फंक्शनल यूनिट है, मांसपेशियां संकुचनशील फैलती सिकुड़ती हैं, तो उनमें एक्चुअल जो फैलने सिकुड़ने का काम जो कर रहा है उसका नाम है पेशी तंतु या सार्कोमियर। तो याद रखना है मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है ना। और मांसपेशियों में जो पिगमेंट पाया जाता है, जो वर्णक पाया जाता है, जो मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की तरह, है ना, जैसे, और हीमोग्लोबिन में भी लोहा होता है, मायोग्लोबिन में भी लोहा होता है। तो मांसपेशियों में जो पिगमेंट होता है, जो वर्णक होता है, आयरन, मायोग्लोबिन, आयरन उसके अंदर होता है, ठीक है। साथ ही साथ मांसपेशियों की फंक्शनल यूनिट पेशी तंतु या सार्कोमियर कहलाती है, और पेशी तंतुओं के अध्ययन को सार्कोलॉजी। ध्यान रखना है, मांसपेशियों की स्टडी मायोलॉजी भी कह सकते हैं, इनडायरेक्टली सार्कोलॉजी भी कह सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के मसल फाइबर, दो प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं, एक्टिन तंतु, मायोसिन तंतु। कौन कौन से? एक्टिन, मायोसिन। तो बात करेंगे, मांसपेशियों का कार्य गति करवाना है, मांसपेशियों का कार्य शरीर को सुडौल बनाना है, मांसपेशियों का कार्य मूवमेंट में हेल्प करना है। मसल्स जो होती हैं एक प्रकार की, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज हैं, फैलने सिकुड़ने वाले टिश्यूज हैं। और फैलता सिकुड़ता कौन है? पेशी तंतु, मसल फाइबर। मसल फाइबर को सार्कोमियर कहते हैं। और पेशी तंतु की क्रियात्मक इकाई, पेशी तंतु एक फंक्शनल यूनिट की तरह मसल्स में काम करते हैं। पेशी तंतु दो प्रकार के हैं, एक्टिन, मायोसिन। पेशी तंतुओं का अध्ययन कहलाता है सार्कोलॉजी, क्लियर। अब मसल्स पे जो हम बात करते हैं, मसल फाइबर, जो मसल फाइबर होते हैं इनकी बात करते हैं तो इनको बोलते हैं सार्कोमियर। इनके ऊपर जो लेयर पाई जाती है, जो आवरण पाई जाती है, उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। और इनके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये कनेक्टेड है। सार्कोलेमा आवरण को कहते हैं और सार्कोप्लाज्म उस तरल को कहते हैं जो मांसपेशियों के अंदर पाया
जाता है, जो द्रव भरा होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों शरीर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, लार्जेस्ट इन द साइज, कूल्हे की मांसपेशी होती है, हिप मसल होती है कूल्हे की मांसपेशी, और इसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सबसे लंबी की बात करें तो सार्टोरियस, जो कमर से चलती है और पूरे पैर में पीछे की तरफ पाई जाती है, कमर से लेकर एड़ी तक, इसका नाम है सार्टोरियस। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की थी, सबसे मजबूत मसल भी जबड़े की, उसका नाम है मैसेटर। ठीक है, और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी हड्डी के पास कान में स्टेपिडियस। तो याद रखना है, सबसे बड़ी मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, हिप मसल कहते हैं, कूल्हे की मांसपेशी है। शरीर की सबसे लंबी मसल पैर में कमर से लेकर एड़ी तक पाई जाती है, इसका नाम सार्टोरियस है। सबसे छोटी मसल का नाम है स्टेपिडियस, और सबसे मजबूत मसल का नाम है मैसेटर। ठीक है, नेक्स्ट, वो मांसपेशी जो त्वचा में रोंगटे खड़े करती है ना, रोंगटे खड़े करती है, उसको बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल। ये एरेक्टर मसल जो है, ये हमारे पीनस में, हमारे शिश्न में भी पाई जाती है, जो एक्साइटमेंट के समय जो पेनिस है उसमें तनाव लाती है, उसको इरेक्ट करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मसल जिसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने पर हमें हिचकी आती है ना, वो डायाफ्राम है दोस्तों। डायाफ्राम को जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमें हमें हिचकी आती है। ठीक है, वह मांसपेशी जिसके कारण जानवर अपने कर्ण पल्लव हिला लेते हैं। याद रखना, कर्ण पल्लव होता है पिन्ना। आप देखना भैंसे वगैरह जो होती हैं अपने पिन्ना को हिला देती हैं बिना हाथ लगाए, इसको बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। ये मसल मानव में भी पाई जाती है, बट मानव में ये इनएक्टिव होती है, मनुष्य में इनएक्टिव होती है, लेकिन कुछ मनुष्यों में कभी कभी सक्रिय हो जाती है, और जिनमें सक्रिय हो जाती है वो बिना हाथ लगाए अपने क्या हिला सकते हैं, कान हिला सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल, डायफ्राम के कारण हिचकी आती है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस के कारण बिना हाथ लगाए अपने पिन्ना को हिला सकते हैं। क्लियर, और वह मसल जो रोंगटे खड़ी करती है। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम बात करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, चलना आगे। मांसपेशियों में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी होती है। मांसपेशियां एक्सरसाइज करने पर मांसपेशियां शेप साइज बदलती हैं, जिसकी वजह से आकार, जो एब्स बनाते हैं, 6 पैक 8 पैक जो एब्स बनाते हैं, वो मसल्स के कारण बनते हैं। जो बॉडी में बिस्किट बनते हैं ना, देखो भाई, अपन तो गरीब लोग हैं, अपन ज्यादा अवेयर नहीं है फिटनेस के साथ, तो हम तो क्या करते हैं, जैसे ये हाथ में ये है ना, अब लोग बोलते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स, हम तो कहते हैं चूहा, यार इसके हाथ में तो मस्त वाले चूहे हैं। पेट में जो एब्स बनाते हैं, एब्स, उनको वो कहते हैं एब्स, 6 पैक 8 पैक। और हम क्या कहते हैं, भाई साहब उसके पेट में ना बिस्किट है, ऐसे लगता है सोने के बिस्किट बिछा रखे हैं पेट में किसी ने। तो अपन तो देखो देसी लोग देसी भाषा में बात करते हैं, तो जो बिस्किट दिख रहे हैं, जो चूहे, जो डोले शोले आप देखते हो, वो क्या है, वो दोस्तों मसल्स हैं, जो एक्सरसाइज करने पर शेप में आती हैं। ठीक है, और नॉनवेज जब खाते हैं तो मसल्स का ही पार्ट ज़्यादातर खाया जाता है, मांसपेशियां खाई जाती हैं, मसल्स, प्रोटीन स्टोर होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मसल्स में। ठीक है, मांसपेशियां 3 प्रकार की हैं, कंकाली मांसपेशी, एकंकाली मांसपेशी और हृदय मांसपेशी। कंकाली स्केलेटल मसल, दोस्तों कंकाली मांसपेशी की बात करेंगे, ये ऐच्छिक होती हैं, अपनी इच्छा से चलती हैं, लगभग 400 इनकी संख्या है। इन पर पट्टियां पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो कंकाली मांसपेशी होती हैं ये कार्य में तो ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी, और संरचना में रेखित होती हैं। रेखित का मतलब इन पर पट्टियां पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप पाई जाती है, स्ट्रिप, पट्टियां पाई जाती हैं। एकंकालीय मांस, अच्छा ये कंकाल तंत्र से जुड़ी है, मतलब जहां पे हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं, हाथ पैर गर्दन की जो मसल्स हैं, अपनी इच्छा से मूवमेंट है ना, तो ये वाली जो होती हैं कंकालीय, स्केलेटल कहलाती हैं। क्लियर, एकंकालीय मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, इन पर अनैच्छिक, अब बताओ प्रकृति में वर्क के अकॉर्डिंग कैसी हो गई, अनवॉलंटरी, और स्ट्रक्चर में कैसी हो गई, अरेखित। अरेखित का मतलब इन पर पट्टियां नहीं पाई जाती। ठीक है, अब जिन पर पट्टियां पाई जाती हैं इनको खुरदरी बोला जाता है, इनको रफ मसल कहते हैं, खुरदरी मसल। क्यों, क्योंकि पट्टियां हैं, और अरेखित हैं तो इनको बोलेंगे चिकनी मांसपेशियां, स्मूथ मसल। क्यों, क्योंकि किसी भी तरह की कोई पट्टी नहीं है तो ये चिकनी कहलाएंगी भाई। ठीक है, चलो, इन मांसपेशियों पर पट्टियां नहीं पाई जाती, ने रेखित या चिकनी कहते हैं। आंतरिक अंग जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, जैसे लीवर के साथ, हमारे यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय के साथ, हमारी ब्लड वेसल्स की मांसपेशियां, देखना ध्यान रखना, हार्ट जो होता है ना वो ब्लड को धकेलता है, लेकिन उसके बाद जो हमारी मांसपेशियां हैं वो भी फैलती सिकुड़ती हैं।
जिसके कारण वो ब्लड को आगे की तरफ बढ़ाती हैं, ध्यान रखना। तो ये याद रखेंगे, हमारी ब्लड वेसल्स की मसल्स, हमारी मूत्राशय से, यूरिनरी ब्लैडर से, लीवर से, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो भी क्या करती हैं, उनमें अनैच्छिक होती हैं, अकंकालीय। तो कंकालीय मांसपेशियां प्रकृति में कार्य के आधार पर ऐच्छिक हैं, स्ट्रक्चर के आधार पर रेखित हैं। रेखित मतलब खुरदरी, रफ पट्टियां पाई जाती हैं। और एकंकालीय मांसपेशियां, नॉन स्केलेटल जो मसल हैं, अंतरांगी मांसपेशियां भी कहते हैं इनको, है ना। इनको क्या बोला जाता है, अंतरांगी। अंतरांगी का मतलब अंदर के अंगों के साथ, अंतरांगी मसल कहते हैं इनको। और ये जो होती हैं, ये अनैच्छिक या अनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, साथ ही साथ ये अनैच्छिक या ये अरेखित या चिकनी है ना। अब चलो आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर पर हृदयी मांसपेशियां। दोस्तों हृदयी मांसपेशियां ये स्ट्रक्चर के आधार पर तो रेखित हैं, यानी इनमें पट्टियां पाई जाती है, स्ट्रक्चर के आधार पर तो रेखित हैं, लेकिन नेचर के आधार पर अनिच्छिक है। मतलब देखा जाए तो कंकाली अकंकाली का मिक्सचर मान के चलिए। भाई कंकालीय जो मांसपेशियां थी वो ऐच्छिक थी और रेखित थी, वॉलंटरी थी और स्ट्रिप्ड थी, पट्टियां थी। तो कंकाली वाला तो ये प्रॉपर्टी आ गई, और अकंकालीय की प्रॉपर्टी आ गई अनैच्छिक। तो देखा जाए तो दोनों के बीच में अनैच्छिक है और रेखित है। हार्ट में पाई जाती हैं कभी ना थकने वाली मांसपेशियां, लगातार वर्क करने वाली मांसपेशियां, इन्हें नॉन फटीग मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वे एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा लैक्टिक अम्ल बना लेती हैं, अनॉक्सी श्वसन द्वारा, है ना, ये रेस्पिरेशन में भी पढ़ा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा लैक्टिक अम्ल बना लेती हैं, जो दर्द, मसल फटीग, मांसपेशियों के थकान और दर्द का कारण बनता है। क्लियर। हृदय मांसपेशियों को सर्वाधिक कार्य करने वाली मांसपेशी, ये बहुत क्वेश्चन आता है, शरीर की वह मांसपेशी जो एक और मुक्त रहती है ना, वो जीभ है ना। जीभ का एक सिरा क्या रहता है, मुक्त रहता है। एक चीज और याद रखना, वह मसल जिसको बॉडी का सेकंड हार्ट बोलते हैं, वो मसल जिसको बॉडी का द्वितीय हृदय बोलते हैं, उसका नाम है सोलियस या काफ मसल, पैर की पिंडली में होती है ना। और सोलियस या काफ मसल ये पैर की पिंडली में होती है, और ये हार्ट, ये ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करती है ना। तो इसको बॉडी का सेकंड हार्ट कहते हैं, सोलियस मसल को। क्लियर हो गई बात। तो मसल्स के बारे में हमने, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मसल्स में कौन से फाइबर होते हैं, ठीक है, मसल्स में कौन सा पिगमेंट होता है, मायोग्लोबिन, मसल के अध्ययन को क्या कहते हैं। मसल्स की बात करी तो मसल्स में हमने ये भी डिस्कस किया कि 3 प्रकार की हैं, कंकालीय, अकंकालीय, हृदय। कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल, नॉन स्केलेटल मसल, उनको स्ट्रक्चर के बेस पर भी हम लोगों ने डिफाइन किया है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम इस टॉपिक से कनेक्ट करता हुआ, एनसीईआरटी ने थोड़ा कुछ डाटा हमें दिया हुआ है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अस्थि उपास्थियों में अंतर बेसिकली छोटा सा देख लेंगे। बोन्स एंड कार्टिलेज में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैं बता चुका हूं, बोन्स मजबूत होती हैं और कार्टिलेज मुलायम होती हैं, है ना। बोन्स जो होती हैं बॉडी को जोड़ती हैं, और कार्टिलेज जो होती हैं वो बोन्स की मदद करती हैं, और बोन्स के बीच में जॉइंट्स पर मोस्टली कार्टिलेज पाई जाती है। देखो, मांसपेशियों, अस्थियों से संबंधित कुछ बीमारियों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मियास्थीनिया ग्रेविस, बहुत आता है ये दोस्तों, एक ऑटो इम्यून बीमारी है, स्व प्रतिरक्षा, खुद के ही इम्यून सिस्टम के कारण होने वाली बीमारी है, जिसमें मसल और हड्डियों के बीच में कनेक्शन कमजोर हो जाता है। मियास्थीनिया ग्रेविस, अस्थियों मांसपेशियों के बीच में संपर्क, क्योंकि हड्डियां और मांसपेशियां मिलकर बॉडी को गति कराती हैं, तो मियास्थीनिया ग्रेविस से जो लोग गति करते हैं उनकी बॉडी में कमजोरी, उनकी मसल्स कमजोर होती जाती हैं। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक आनुवांशिक प्रॉब्लम है, इसके कारण मांसपेशियां डैमेज होती जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। टिटेनी, दोस्तों टिटेनी आप अंतःस्रावी तंत्र में पढ़े होंगे। क्लियर। पैराथायराइड हार्मोन की कमी के कारण बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, और कैल्शियम के कारण ही मसल्स और हड्डियां, ध्यान रखना, मसल्स को कौन सा आयन चाहिए होता है, मांसपेशियों को, मसल्स को कौन से आयन की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन। मांसपेशियों के संकुचन शिथिलन के लिए, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए, ठीक है, कैल्शियम आयन की जरूरत होती है। तो कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, उसको टिटेनी अप्तानिका बोलते हैं। ऑर्थराइटिस आप अच्छे से जानते हैं, ऑर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी के कारण भी ऐसा होता है कभी कभी। गाउट, जोड़ों पर यूरिक अम्ल जम जाता है तो उसको गाउट बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, स्व प्रतिरक्षा विकार है, ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसमें बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो इनएक्टिव होने लगते हैं। और रिकेट्स, सूखा रोग, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अभी हाल ही में किसी पेपर में आई थी, मांसपेशियों से संबंधित विकार है। मियास्थीनिया ग्रेविस, अस्थि मांसपेशियों से संबंधित है। टिटेनी कैल्शियम आयन की कमी से हो रहा है। ऑर्थराइटिस में जॉइंट्स पे प्रॉब्लम है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो, है ना, वो कैसा है, ऑटो इम्यून है, स्व प्रतिरक्षा विकार है। गाउट में भी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, बट यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। तो एक एक चीज
बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी ने लिखे हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी का डेटा है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल ये देखेंगे, और उसके बाद अस्थि उपास्थि का अंतर 5 मिनट में कवर करेंगे। कुछ दूसरे जंतुओं में गमन की बात दे रखी है, जैसे सभी गमन या चलन गति होते हैं, लेकिन सभी गति चलन या गमन नहीं होती। अब इसमें अंतर क्या है? देखो, एक वर्ड है मोशन, मोशन, और एक वर्ड है लोकोमोशन। मोशन का मतलब है गति, और लोकोमोशन है स्थान बदलकर गति। लोकोमोशन, लोकेशन बदलकर गति। तो देखो, ये ध्यान रखना है कि अगर स्थान बदल रहा है तो पक्का गति हो रही है, लेकिन अगर गति हो रही है तो स्थान बदले जरूरी नहीं है। समझो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं देखो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, हो रही है गति, गति है, लेकिन लोकोमोशन नहीं है। ये गमन नहीं है। गमन का मतलब होता है स्थान बदलना। तो मैंने गमन या चलन नहीं है, मैं चलकर नहीं गया हूं कहीं पे। पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में गतियां हैं, पेड़ पौधे हवा आती है, लहलाते हैं, है ना। पेड़ पौधों में मूवमेंट है, पेड़ पौधों में मूवमेंट पढ़ते हैं, छुई मुई की गति पढ़ते हैं। सूरजमुखी सूरज के हिसाब से घूमता रहता है ना, सूरजमुखी सनफ्लावर। छुई मुई मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, छुई मुई जैसे ही टच करोगे वो एकदम शर्मा के ऐसे, है ना, शर्मा के, बल खा के, ठीक है, वो सिकुड़ जाती है। तो क्यों? उनके अंदर मूवमेंट है, बट वो लोकोमोशन नहीं है, वो गमन नहीं है, क्योंकि स्थान नहीं बदला। तो सिंपल सी बात है, गतियों और गमन में ये डिफरेंस है, ठीक है, कि एक होता है वर्ड गति, एक होता है गमन। गमन में क्या होता है? स्थान बदलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर गमन है तो पक्का गति भी हुई है, लेकिन गति अगर है तो गमन हो जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर। तो जैसे मैं बात करूं पंखे की गति, तो पंखे की गति को पंखे की गति बोलेंगे, पंखे का गमन नहीं बोलेंगे। पंखा एक जगह से दूसरी जगह गया नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये ध्यान रखना है कि भैया गमन का मतलब होता है लोकोमोशन, और गति का मतलब है मूवमेंट। तो सभी गमन और चलन जहां पे मूवमेंट हो रही है, जगह बदल रहे हैं, तो गति तो है। लेकिन गति अगर हो रही है तो जरूरी नहीं कह सकते कि वहां मूवमेंट, इस लोकेशन भी बदली है, गति एक जगह पे रहकर भी की जा सकती है, ठीक है। अमीबा में, अमीबा कूटपादों के माध्यम से गति करता है, बहुत आता है स्यूडोपोडिया। और अमीबा में स्यूडोपोडिया किसके कारण होते हैं? अमीबा का जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, वो लगातार गति करता है, लगातार सॉल जेल चेंज होते हैं उसमें। सॉल और जेल, दो अवस्थाएं पदार्थ की बदलती हैं वहां, सॉल जेल, और वो परिवर्तन होने के कारण, सॉल और जेल मैंने केमिस्ट्री में कोलोइड में पढ़ाए हैं। तो अमीबा का जो प्रोटोप्लाज्म है वो सॉल जेल चेंजेस के कारण लगातार आकार बदलता है, और उसकी वजह से अमीबा कूटपाद बनाता है और उनके कारण गति करता है। तो अमीबा में जीव द्रव्य के कारण या कूटपाद के कारण गति होती है। पैरामीशियम में कोशिका से निकलने वाली दो स्ट्रक्चर्स हैं गमन। कोशिका के अंदर जब आप पढ़ेंगे सेल टॉपिक में, तो आप सिलिया फ्लेजिला पढ़ेंगे, सिलिया और फ्लेजिला। तो सिलिया फ्लेजिला ये कसाब पक्षमाब गति के अंग होते हैं, पैरामीशियम इनके द्वारा गति करता है। हाइड्रा के अंदर होते हैं टेंटेकल्स, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो गति करता है और शिकार करता है। केंचुए में मसल्स, केंचुए में मांसपेशियां सिकुड़ती फैलती हैं, मांसपेशियां फैल जाती हैं फिर सिकुड़ जाती हैं। केंचुए ऐसे तो गति करता है, पहले खिंच जाता है, आगे चला जाता है, फिर पीछे वाले को खींच लेता है, फिर आगे खींच जाता है। तो केंचुए की मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसकी वजह से वो गति करता हुआ मिट्टी में सरकता है ना। और शरीर में खिसकने के लिए उसकी बॉडी पर फ्रिक्शन के लिए क्या पाए जाते हैं? बॉडी पर छोटे छोटे बाल के जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें शूक कहते हैं, ब्रिसल्स कहते हैं। ये एनसीईआरटी की बातें हैं सारी। हाइड्रा में टेंटिकल्स के माध्यम से गति, अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया के माध्यम से गति, पैरामीशियम में सिलिया फ्लेजिला के माध्यम से, केंचुए में मसल्स के द्वारा। घोंगे में, घोंगा स्नेल, घोंगे में घोंगे का कवच होता है कठोर, उस कवच के नीचे उसके हार्ड मसल पॉड्स होते हैं, कह सकते हो उसके हार्ड मसल फीट होते हैं, है ना, पेशीय पाद होते हैं, उसके दृढ़ पैर होते हैं जिनके माध्यम से वो गति करता है, ठीक है। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं और पंख होते हैं गति के लिए। पक्षियों में जो फोर लिम्ब है, आगे का जो है ना, पक्षियों में जो अग्रपाद है, आगे के पैर किस में बदल जाते हैं? पंख में। साथ ही साथ पक्षियों के अंदर मसल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, और जो बोन्स है वो हल्की होती हैं। मांसपेशियां कठोर होती हैं और बोन्स हल्की होती हैं, जो उसको उड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, पक्षियों में गति के लिए ध्यान रखना है, पक्षियों में आगे के जो पैर हैं वो किस में बदल जाते हैं? क्वेश्चन आता है पंख किसका रूपांतरण है? फेदर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, तो आप बोलेंगे फोर लिम्ब, अग्रपाद का। और पक्षियों की जो मसल्स है वो हार्ड होती हैं और बोन्स हल्की होती हैं। क्वेश्चन आता है किसकी मसल्स हल्की होती हैं, है ना, किसकी हड्डियां खोखली होती हैं? पक्षियों की होती हैं हल्की, ठीक है। मछलियां, अब मछली की जब आप शेप देखेंगे तो मछली, देखो मछली मान लो ऐसे है,
ऐसे मान के चलो, वैसे तो मैंने मिसाइल बना दी। तो मछली में आप ध्यान रखना, जब मछली गति करती है ना, तो आगे के भाग और पीछे के भाग को एकांतर क्रम में घुमाती है। एकांतर क्रम में घुमाने का मतलब है एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर। अरे मछलियां कैसे गति करती है, देखो मछलियां आगे वाले पार्ट ऐसे गति करती है ना, एकांतर क्रम में। आगे वाला पार्ट इधर जाएगा तो पूंछ जो है पीछे उल्टा चलेगी। तो ध्यान रखना, मछलियों में जो मसल्स हैं वो इस तरह से व्यवस्थित करती हैं कि वो एकांतर वलय बनाती हैं, वो रिंग बनाती हैं। रिंग का मतलब देखो, ऐसे 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 ऐसे। तो मछलियां क्या करती हैं, रिंग बनाती हैं। तो ध्यान रखना है, मछलियों में धारा रेखीय संरचना है ना, शरीर संरचना इस तरह की, और पूंछ के कारण गति होती है। मछलियां शरीर में दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाती है, एक बार इधर, ऐसे ही पूंछ में, जिधर चेहरा होता है पूंछ उसके अगेंस्ट होती है, ठीक है। सांप का शरीर जो होता है उसमें अनेक रिंग होती हैं। सांप के शरीर में मसल्स जो होती हैं, सांप की रीढ़ की हड्डी बहुत लंबी होती है, अनेक रिंग होती हैं, और इसके कारण वो वलयों को, देखो सांप कैसे गति करता है, सांप यूं चलेगा, एक रिंग बनाएगा, फिर रिंग बनाएगा, फिर रिंग बनाएगा, फिर रिंग बनाएगा। सांप जो होता है वो रिंग बनाकर गति करता है। तो मछलियां एकांतर क्रम में वलय बनाती हैं, इसी तरह सांप भी एकांतर क्रम में क्या बनाता है, वलय बनाता है। एकांतर क्रम में वलय बनाएगा, रिंग बनाएगा, देखो ऐसे। क्लियर। तो ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। एकांतर कर देखो, एक बार इधर रिंग बनाई, फिर इधर रिंग बनाई, समझ गए, अलग अलग। एक बार इधर रिंग बनाया, फिर इधर रिंग बनाया, फिर इधर रिंग बनाया, फिर इधर रिंग बनाया, फिर इधर रिंग बनाया, इधर। क्लियर। तो ये गति के बारे में बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मसल्स, गति, गमन, एनसीईआरटी का डेटा भी हमने लास्ट एंड फाइनल उठा लिया है। एंड फाइनली मैं आपके सामने ला रहा हूं, फाइनली मैं लास्ट में आपके सामने एक चीज डिस्कस कर देता हूं, बोन्स विद कार्टिलेज, अस्थि, बोन्स और उपास्थि जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। देखो छोटा सा अंतर हमें पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना हमको, ठीक है। अस्थियां जो होती हैं, इनके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो हम देखने जा रहे हैं वो ये कि सर अस्थियां कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। उपास्थियां क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अस्थियों में ओसीन प्रोटीन होती है, ओसीन प्रोटीन। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन या कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रोइन या कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन होती है। अस्थियों की उत्पत्ति, अस्थियों की उत्पत्ति ओस्टियोसाइट कोशिका से होती है, ओस्टियोसाइट कोशिका, ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल। और उपास्थियों की उत्पत्ति कॉन्ड्रियोसाइट सेल से होती है, कॉन्ड्रियोसाइट कोशिका से उपास्थियों का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अस्थियों का निर्माण मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन यहाँ से हुआ, उसके बाद निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट कोशिका, ओस्टियोब्लास्ट सेल। और जो इनका निर्माण करती हैं उनको बोला जाता है कॉन्ड्रियो। तो ये कनेक्ट, ओस्टियो कॉन्ड्रियो कनेक्ट कर दो आपस में, ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अस्थियों का विघटन करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट और क्लास्ट में अंतर समझना, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे कॉन्ड्रियोक्लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अस्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ जो इसे कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज आई थिंक कवर हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से चीज़ों को ले पाएंगे। किसी भी एग्जाम में जाइएगा, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स विद एनालिसिस, ठीक है, जिससे कि आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएं, ठीक है। पीपीटी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने का एक फ़ायदा रहता है, लिखने में चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, बाकी बायोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ें समझनी है, ठीक है। मांसपेशियों को टाइप्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ है ना। मैंने जॉइंट्स आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। मेखलाएं, 206 हड्डियों का पूरा हिसाब, हाथ पैर, बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं। आई होप बहुत बढ़िया आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। तो आई होप
मजा आपको आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।